एंड अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन। आपने इतनी जोर से सर क्यों? और मैं हूं इमरान हसन। खुशी हो रही है मुझे भाई, अर्ली मॉर्निंग जब तक आपसे मुलाकात ना हमारा दिन शुरू नहीं होता। और आई मीन इट समटाइम्स, यू नो, मुझे वाकई फील होता है एक्चुअली मीन इट। मतलब सैटरडे को भी मुझे कभी कभी फील होता है। आपको भी फील होता है? नहीं, सैटरडे को नहीं होता, इतनी अच्छी नहीं है ये। खैर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि बहुत ही खूबसूरत सा दिन आपका शुरू हो चुका है, एक्सप्रेसो ट्यून हो चुका है। और कुछ लोग नाश्ते की टेबल पे में भी, कुछ लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कुछ लोग अपनी दुकानों के ऊपर, कुछ बहुत बड़ी ऑडियंस हमारी ऐसी अर्ली मॉर्निंग जो कि अपने कामों पे जाती है, सुबह सुबह ढाबे पे लगाओ आपका। हाँ, सबको अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अब आप बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोल रही। अच्छा, आज जो बहुत अहम दिन है यकीनी तौर पे खबरों को लेकर, और उसके साथ साथ वीक का दूसरा दिन भी है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि मंडे के जो असरात हैं उसको थोड़ा सा कम कर लिया जाए। मौसम पूरे पाकिस्तान का ही तकरीबन कराची को छोड़ के ठंडा है, बहुत बेहतर है। और कराची में भी ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ अरसे की निस्बत ज्यादा ठंड है पड़ी है। तो आज हम एक तो प्रोग्राम है मौसम पे खास तौर पर हम कोशिश करेंगे कि बात कर लें कुछ शहरों के। विद दैट आज कश्मीर के हवाले से बड़ा अहम दिन है, यौम हक़ खुदरादियत मनाया जा रहा है। आज से तकरीबन 72 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा में आज के दिन में ही कश्मीर के हवाले से जो करारदाद है उसको मंजूर किया गया था, और कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देने की बात की गई थी एज पर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। लेकिन आज भी भारत वहाँ पे इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो जारी रखे हुए है। ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, कश्मीरियों को मारा जा रहा है, और जो बुनियादी हकूक़ है उनको सल्ब किया जा रहा है। सो पाकिस्तान स्टैंड्स विद कश्मीर, इसी नोट के साथ हमने सोचा कि हम आज का प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। और विद दैट आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। क्या कुछ है? सेगमेंट्स हैं, खबरें हैं, बहुत कुछ है। हेडलाइंस में आपको बताएं। हेडलाइंस में एहतसाब जरूर होगा, ऑपोजिशन तहरीक एनआरओ के लिए है जो किसी सूरत नहीं दूंगा, वजीर आजम इमरान खान। लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे भी देंगे इमरान खान, अगर खुद नहीं जाते तो अवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसले करेंगे, मरियम नवाज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म के 2 केसेस की तस्दीक, एनसीओसी ने बरतानिया से आने वालों के लिए SARS-CoV-2 टेस्ट लाजमी करार दे दिया। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद, बल्कि पहली बार खुशामदीद, और अब आगे खुशामदीद चलता रहेगा। इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें, आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम में जो पहली बात होती है वो बड़ी बात होती है और बड़ी खबर की बात होती है, और वो होती है सियासी खबर। तो हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात करेंगे मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल की। हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजी का सख्त मुकाबला जारी है। पीडीएम की जानिब से वजीर आजम को मुस्ताफी होने की 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है, और उसके साथ साथ काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल 26 दिन बाकी हैं। इसके बाद अपोजिशन क्या करेगी, अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी है। अपोजिशन जमातों ने पहले जनवरी में लॉन्ग मार्च के इशारे दिए, उसके बाद फरवरी में लॉन्ग मार्च का फैसला आया, और अब मरियम नवाज कहती हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान लोगों और मौसम की सहूलत को देख कर करेंगे। इस्तीफों के मामले पर भी अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी कोई मुतफ़िक़ा लाए अमल अभी तक सामने नहीं आया है। अपोजिशन की इस कन्फ्यूजन की वजह से हुकूमत काफी मुतमईन दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि पीडीएम की तहरीक से कोई खतरा नहीं, ये तहरीक सिर्फ एनआरओ के लिए है जो किसी सूरत नहीं दूंगा। और उसके साथ साथ अगर नैब की बात करें तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाले ने ऐवान बाला में नैब पर खूब चढ़ाई की, और नैब अफसरों के असासे, डिग्री और डोमिसाइल चेक करने का भी मुतालबा किया। लेकिन वज़ीर आज़म नैब और एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी से खुश। ये सलीम मानवी वाला साहब, इनका ताल्लुक चूंकि पीपल्स पार्टी से है, मुसलसल इस बात की पर जोर दे रहे हैं कि नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि नैब ने हमारे दौर में 389 अरब रुपए, जबकि पंजाब एंटी करप्शन ने 206 अरब रुपए रिकवर किए। इसी सूरत हाल के ऊपर इस वक्त ये जो सियासी महाजराई है इसके ऊपर हम बात करते हैं, और पॉलिटिकल टेम्परेचर कब डाउन होगा बात करना इसलिए जरूरी है कि हम सब चाहते हैं कि आपको पता चले कि करंट अफेयर्स में चल क्या रहा है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर है पार्लिमानी उमूर के और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अली भाई बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सबसे पहले चूंकि आपने खुद बताना ही है तो हम ही पूछ लेते हैं, कैसी हुई आपकी सुबह, हाउ वाज योर डे स्टार्टेड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वसल्लम। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत सुबह है आज। इस्लामाबाद की बारिश हो रही है और सारी रात बारिश होती रही है, और जाहिर है बारिश की अपनी बरकत और खूबसूरती होती है, लेकिन
कुछ चीज़ें खुशियाँ जो हैं वो मान कर देती हैं, जिस तरह उसामा शहीद हुए हैं इस्लामाबाद में, और फिर जिस तरह से मच्छ में जो हमारे कुल माइनर्स शहीद हुए हैं 10-11 के करीब, तो कल तो शेख साहब गए भी हैं और जाहिर है बहुत दुख देने वाली बातें हैं। और आज 5 जनवरी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन डे फॉर कश्मीर। पूरी दुनिया के इंसानों का ये हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी हुकूमत का, अपने रहने सहने का वो इंतखाब कर सकें, अपने इज़हार राय आज़ादी का इजहार कर सकें। कश्मीर को अभी तक 73 साल में अपना ये हक नहीं मिला। और मत भूलें कि पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी से भी पुरानी तहरीक है तहरीक आज़ादी कश्मीर, क्योंकि हमने सन 40 में करारदाद लाहौर पास की और उनकी सन 1929 से भी पहले की है। 1929 से बाकायदा इब्तिदा हुई। तो इंशाल्लाह सारी कौम, सारे मुसलमान, बिलखुसूस कश्मीरी पुरज़म हैं कि जल्द या बदेर इंशाल्लाह। ठीक है, तो अली भाई आपने बारिश की बात की, तो ये किसके अरमानों पे, ये जो बारिश की आपने बात की, किसके अरमानों पे बारिश पड़ने वाली है जनवरी और फरवरी में, अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें? मैं आपको एक और नजर में आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये यकीन कीजिए, हम मुतमईन नहीं है, हम रिलैक्स नहीं है। अगर किसी का ये ख्याल है कि अपोजिशन की एक नाकाम तहरीक की वजह से मुतमईन हो गए हैं, देखें आप इस सफर में जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और हर्डल आते हैं। अपोजिशन की तहरीक उसमें से एक हर्डल थी या है, या किसी हद तक थोड़ी बहुत होगी, ज्यादातर तो वो मेरे ख्याल में नाकाम ही होगी। खास जिस तरह से जीबी में उनको शिकस्त हुई, जिस तरह से पेशावर ने रखी, और फिर जब लाहौर उनके गढ़ में जाके जब वो उनको एक शिकस्त हुई है, वाटरलू में उसको कहते हैं उनकी सियासत का। लेकिन हम तो मुतमईन इसलिए नहीं है कि हमने तो 40-35 साल का जो सियासी हुकूमतों का और मिलिट्री डिक्टेटरशिप का सब मिला के 70 साल के मसाइल को हल करना है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें तो रात को नींद भी ठीक तरह से नहीं आती, क्योंकि देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। और हम मुतमईन तब होंगे जब अपने, देखें सारे मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन जब हमें ये एहसास हो जाएगा कि हमने अपना 100% दे दिया है। बड़े चैलेंजेस हैं, अच्छी खबरें भी हैं काफी सारी, जिस तरह आपकी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही हैं, एक्सपोर्ट्स में जो है काफी वो हुआ है। और जहाँ तक नैब वगैरह की आपने बात की है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं आज उसका जवाब दूंगा सेनेट में मौका मिला तो। मांडवी वाला साहब मोहतरम है, लेकिन सेनेट के फ्लोर को अपने जाती केसेस के लिए यूज मैं समझता हूँ बसत एहतराम नहीं करना चाहिए। उसके लिए अदालत के फोरम मौजूद है, अवामी फोरम अवामी मसाइल के लिए हल करें। अगर आपके पास तजावीज़ हैं वो लेके आए, लेकिन तजावीज़ जब लेके आते हैं तो FATF में जो 34 आउट ऑफ 38 रिकमेंडेशंस इनकी थी, वो सारी ही इनकी नब के हवाले से जो थी, तो वो अपने सेल्फ रिलीज के लिए, सेल्फ रिलीफ के लिए, तो मैं समझता हूँ इस तरह तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि आप लोग मुतमईन नहीं बैठे हुए, लेकिन अभी हम अगर PDM की बात करें तो उन्होंने सेनेट और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया, और पीपल्स पार्टी ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि हम हुकूमत के लिए कोई भी इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्ट्रैटेजी हुकूमत की होगी इस सारी सिचुएशन में, जबकि पीपल्स पार्टी अपने स्टैंड में कायम है और PDM भी इस बात पे कायम है कि वो वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे? देखिए, एक हुकूमती जमात के वजीर या रुकन होने के साथ साथ जो है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और सारी जिंदगी वकालत के बाद यही किया है। मैं समझता हूँ कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कि उन्होंने एक ठीक ठाक तहरीक से जो है वो दम खम निकाल दिया। किस तरह? पहले तो देखें, कोई भी अवामी नुमाइंदा इस्तीफे की बात आखिर में करता है, फिर 150 के करीब लोगों का इख्तियार जब एक अनइलेक्टेड शख्स लेना चाहे, क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है इस वक्त, उनके वालिद साहब मुल्क से बाहर हैं, डिस्क्वालीफाइड हैं, खुद वो आउट ऑफ द होल सिस्टम है, तो उनको तो मैटर ही नहीं करता ये असेंबली रहे ना रहे, इनके मेंबरान इस्तीफा दे ना दे। फिर उनका होल्ड पार्टी में देखें कितना है कि डायरेक्शन दी कि जाके इस्तीफे दें। वो समझते थे। अली मोहम्मद खान साहब ये बताइए, इनकी तहरीक अंदर से टूट का शिकार है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, देखिए अगर ये वाकई मुल्क की हेल्प करना चाहते थे और अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो अपोजिशन हुकूमत का आईना होती है। आप अवामी मसाइल को लेकर आते, ना कि फौज पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, जर्नैलों पे चढ़ाई करते। आप उर्दू स्पीकिंग लोगों पे चढ़ाई की, लाहौर में जाके लाहौरियों पे चढ़ाई की, मतलब है अब एक आवाज़ बिगड़ा हुआ है। बहुत सारे मामला ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है, जलसों के अंदर ऐसे थे जो कि कंडेमेबल हैं, आई एग्री विद दिस। लेकिन आगे बढ़ते हुए आप पता है कि PTI कहीं ना कहीं जो मुज़ाकरात का कल्चर है पॉलिटिक्स के अंदर, या जो टॉलरेंस का या पेशेंस का कल्चर है, उसको फरोग नहीं दे पाई। ना आप मुज़ाकरात से माने अपने धरने के वक्त, आप APS के वाक़े के बाद आपने कॉल ऑफ किया, और ना आप मुज़ाकरात से मनाना आपको आता है। आपकी कोई अगर हम रिसेंट पास्ट के अंदर देखें, ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिसमें आपने मुज़ाकरात करने की कोई ऐसी कोशिश की हो जिसमें कामयाबी भी हुई हो, और हर चीज़ को NRO के उस चैप्टर के अंदर डाला गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो आपने एमनेस्टी स्कीम दी है इन्वेस्टर्स को, और आप चाहते हैं कि इकॉनमी स्टेबल हो, जब तक आप पॉलिटिकल शक्ल बेहतर नहीं करेंगे पाकिस्तान की, इकॉनमी
इकोनॉमी बेहतर नहीं हो पाएगी? क्या इसकी रियलाइजेशन है हुकूमत के अंदर? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अक्सर एक बात करते हैं कि आप अपने टारगेट, अपने आइडियल्स के लिए नजरिए, उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उस पर कभी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पीछे कायद की तस्वीर लगी है, कायद बैठे रहते थे, उनके साथ घंटों डिस्कशंस करते रहते थे। डिस्कशन इस पे होती थी कि आज़ादी किस तरह से करनी है। अगर इस पे डिस्कशन होती कि आज़ादी लेनी है या नहीं लेनी, उस पे तो कोई बात, इट वाज अ नॉन स्टार्टर। इसी तरह से इनके साथ जब आप गुफ्तगू करते हैं, बेसिकली इनका सारा डायलॉग इसलिए होता है कि नैब केसेस में इनकी टॉप लीडरशिप को रिलीफ मिले। इस वक्त उन्होंने अपनी लोअर कैडर लीडरशिप को भी हाईजैक किया हुआ है। सारे लोग तो कि पीपल्स पार्टी नून लीग में करप्ट नहीं है ना, सबने तो करप्शन नहीं की ना, सारे जो हैं नैबज़दा हैं। तो अपने इसके लिए उन्होंने सबको हाईजैक किया हुआ है। देखें, मैं नहीं, मेरा अली भाई मेरा सवाल ये है, आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, आप एक लॉ एक्सपर्ट भी हैं, आप एक बिजनेस शख्सियत भी होंगे यकीनी तौर पे, या आप बिजनेस शख्सियत से आपका वास्ता होगा। जिस तरह की शक्ल हमारी पॉलिटिक्स की या हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स की इस वक्त हमें नजर आ रही है पाकिस्तान में, इसके साथ पाकिस्तान इकोनॉमिकली उस सतह तक स्टेबल हो सकता है जिससे हम स्टेबिलिटी कहते हैं? क्या हम उस राह पे चल रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, कुछ ना कुछ असर तो होता है अपोजिशन की तहरीकों का, जिससे फिर बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि स्टेबिलिटी हो, कोई हंगामे ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो। और वो जब इन्वेस्ट करें तो उनको कम से कम 2-3 साल, 4 साल, 5 साल जो है उनको बिल्कुल क्लियर एक रोड मिले ताकि वो आराम से अपना बिजनेस कर सकें। बिजनेसमैन आदमी, मैं बिजनेस कम्युनिटी से नहीं हूँ, बिजनेसमैन आदमी दुनिया का आखिरी आदमी होता है जो लड़ाई चाहता है। लेकिन इस वक्त इनकी तहरीक को अगर आप देखें, उसमें तो दमे खामी नहीं है। हाँ, उनका इस वक्त एतमाद पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पे बढ़ रहा है, जिसकी एक्सपोर्ट्स जो हमारी बढ़ रही हैं, तारीखी जो है कोविड के दौरान हमारी बढ़ी हैं। आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर बढ़ा है, आपकी पावर लूम्स 50,000 के करीब जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। और इसके साथ साथ आपका इस वक्त मजदूर को तो बेहतरी तो बहुत तेजी से आ रही है। और यही वो चीजें हैं, माइक्रो इंडिकेटर्स जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो अपोजिशन के इस वक्त हाथ पैर फूले हुए हैं कि एक तरफ माइक्रो इंडिकेटर्स जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनको अपना सियासी मुस्तकबिल मखदूश से मखदूशतर होता नजर आ रहा है। और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अगली बार न सिर्फ बाकी पाकिस्तान बल्कि कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध में वज़ीर आला बैठा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अब आपकी ख्वाहिशात पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए और उस पर हर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स नाम ही इसका है कि कौन बर्तरी लेके जाता है। इस्लामाबाद के वाक़े का, उसामा वाक़े का आपने खुद भी जिक्र किया। साहिवाल वाक़े पे जब सवाल शेख रशीद साहब से किया गया, जो आपके वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा यार हम अपनी बात करेंगे। यानी कि उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि पंजाब शायद हमारा नहीं है, विफाक का नहीं है, पंजाब अलग है, साहिवाल अलग है और विफाक अलग है। कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है, मोटरवे केस उठा लें, कोई ऐसी एग्जाम्पल अब तक आपके दौर की नहीं है जिसमें ऐसा वाकया हुआ हो और सजा ऐसी हुई हो कि लोग उससे इबरत हासिल करें। पुलिस का, जब भी आपको याद होगा एक बैरिया टाउन में वाकया हुआ था, खातून के साथ पुलिस वालों ने ज्यादती की थी, वो छूट गए, राजीनामे हो जाते हैं, सेटलमेंट्स हो जाती हैं, और आप वकील, आपको पता है कैसे होती हैं। तो ये उसामा वाले केस पे कुछ करेंगे आप, या ये भी ऐसे ही जाएगा? लगता है ऐसे ही है, अवाम में कोई होप नहीं है, अवाम कहती है ऐसे ही जाएगा ये भी। नहीं, शेख साहब खुद तशरीफ ले गए थे, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। मैं भी कल गया हूँ और वहाँ फातिहा के बाद उनके साथ डिस्कशन हुई है, उनके जो खदशात हैं पहुंच चाहूंगा। और मैं समझता हूँ कि इस्लाम में जो है ये, देखिए इस्लामाबाद पुलिस का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस बेहतरीन इनकी सर्विसेज है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आया है। अभी पिछले दिनों जनाब इमरान खान साहब ने एक बहुत जबरदस्त पासिंग आउट प्रोग्राम में हम गए, उनके जो है रिक्रूट्स पास आउट हो रहे थे, बेहतरीन उनकी डिसिप्लिन सब कुछ। लेकिन ये एक वाकया ऐसा हुआ है जिसने सबके जो है आंखें खोल दी हैं। और मैं समझता हूँ ये अब एक बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पे बात आ गई है कि इससे आगे डिसाइड होगा कि रियासत ने आगे कैसे चलना है। हुकूमत ने तो बड़ा सख्त इस पे मौक़िफ़ लिया है और इंशाल्लाह उनके जो खानदान है, तो इमरान खान साहब, वज़ीर दाखिला साहब, इन सब की इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की कोशिश होगी कि उनके खानदान की तसल्ली के मुताबिक जो है वो काम हो। दूसरा जो आपने सवाल उठाया वो बात आपकी सही है कि बाज़ औक़ात जो है, बल्कि अक्सर औक़ात जो है वो राजीनामे हो जाते हैं, लेकिन उसमें राजीनामे में उनकी मर्जी कितनी शामिल होती है, क्वेश्चन मार्क होता है, बाज़ औक़ात कोर्स किया जाता है या पैसा जो भी होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या है, मैं उनके वालिद साहब से मिला हूँ, बहुत दर्दमंद हैं, बहुत दुखी हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कातिलों को सजाए मौत से कम किसी भी चीज पे वो लोग राजी होंगे। अल्लाह करे सर, लेकिन सबूत भी तो हो ना। पुलिस ने अगर खुद किया तो सबूत कहाँ से मिलेंगे? बट अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वी होप कि आप इसको फॉलो अप करेंगे, बीइंग अ सीनियर मिनिस्टर, सीनियर पॉलिटिशियन इन तहरीक इंसाफ, और जो इंसाफ है वो मिलेगा। तहरीक इंसाफ है आप, तो इंसाफ मिलना ही चाहिए, लेकिन अभी तक एज ऑफ सेट कोई ऐसी मिसाल है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। देखते हैं क्या होता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सुबह सुबह हम अपने शो में मौसम की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। और सर्दी लाहौर समेत जिस तरह से हम बात करें कि हर शहर में सर्दी बहुत जोरों से पड़ रही है। और इस वक्त क्या सिचुएशन है लाहौर की और कोयटा की। सबसे पहले हम कोयटा का रुख करेंगे, वहां से मैं ज्वाइन करें मोहम्मद अकरम हमारे नुमाइंदे हैं। अकरम साहब, क्या सिचुएशन है? हमने सुना है कि बहुत शदीद सर्दी है और कोयटा वाले इस सर्दी को एंजॉय भी कर रहे हैं, कुछ खाने वाने भी चल रहे हैं। और हमारे साथ अफजाल तालिब साहब लाहौर से भी, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले अकरम साहब जी। ऐसा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से कोयटा में खून जमा देने वाली ठंड ने मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिए हैं। इस वक्त भी जो है कोयटा में -60 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद ठंड पड़ रही है। अगर हम ये कहें कि इस वक्त कोयटा के बासी एक फ्रीज़र में बैठे हुए हैं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जगह जगह पर सड़कों पर जो खड़ा पानी है वो भी जम गया है, जो नल हैं घरों में वो भी जम रहे हैं और पानी वाली मोटरें भी मुकम्मल तौर पर जम चुकी हैं, जिसकी वजह से कोयटा में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए हैं। शदीद तरीन ठंड की वजह से लोगों के घरों पर गैस भी नहीं आ रही और लोग जो है ना जगह जगह पर अलाव जलाकर उसके गिर्द बैठे हुए हैं। कोयटा के मौसम को एंजॉय करने के लिए इन्हीं दिनों में खसूसन सयाहों की बड़ी तादाद कोयटा का रुख भी करती है। एक जानिब महकमा मौसमियात ने कहा था कि कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का जो इम्कान है, उसके साथ ही जो है साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं के बाद उस सारे सिलसिले को वो दूसरी जानिब ले गए। लेकिन कोयटा में इस वक्त शदीद तरीन ठंड की वजह से लोग जो है ना जो कारोबार होता था वो तो नहीं कर पाए, लेकिन जो सयाह आ रहे हैं कराची से, लाहौर से और मुल्क के दीगर इलाकों से, वो यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी लगाए बैठे हैं। और उनका ये कहना है कि कोयटा की सबस चाय को जब तक ना पिए तो इंजॉय नहीं होता। और इसके साथ साथ कोयटा के बड़े खाबे जो हैं, खसूसन खड़ी कबाब है, सज्जी है, और इसके साथ साथ जो है ना दीगर मजेदार किस्म के जब तक वो नाश्ता ना कर ले कोयटा में, तो कोयटा के ठंडे मौसम आप कोयटा के खाबों की बात करें, हम लाहौरी कैसे लाहौर वाले हम जेलस हो गए। अब हम अफजाल साहब से पूछेंगे, अफजाल साहब क्या सिचुएशन है? घरों में तो नॉर्मली इस मौसम में गैस नहीं आती है, तो बाहर खाबे चल रहे हैं। लाहौरी अगर खाबों की बात के बारे में पीछे रह रहे हैं, या कहना चाहिए किन्नी ठंड पाई जाए, किन्नी को ठंडी पानी। हाँ जी, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लाहौर तो वैसे ही खाबों के हवाले से और खुश अखलाकी और खुले दिल के हवाले से मशहूर है शहर। तो इसलिए चूँकि बागों का शहर लाहौर में अगर मौसम खुशगवार हो और सुहाना मौसम हो और तो लाहौरिये इसका एंजॉय ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। चूँकि रात से लेके अब तक जो है वो वक्फे से मुसलसल बारिश जारी है। और आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे भी जो है बारिश की वजह से जो गिद्दो गुबार के बाइस जो दरख्त थे वो बड़े उनका हुस्न मान पड़ गया था, तो वो बारिश की वजह से वो भी खिल उठे हैं। तो जब मौसम खुशगवार हो और जो हर तरफ सब्जा हो तो लोगों के चेहरों पे भी जो है खुशगवारी के असरात नुमाया होते हैं। तो जब लाहौरी खुश हों तो उनका भी रुख जो है, जैसे आपने बताया बिल्कुल कि गैस की ये अफजाल भाई बड़ी दिलचस्प बात है। इस्लामाबाद जैसे शहरों में या इवन कराची में भी समाओ, जब मौसम इस तरह का होता है ना, ज्यादा रेनी होता है या तूफानी होता है, तो लोग घरों तक महदूद हो जाते हैं। लेकिन लाहौर में ये कल्चर मुख्तलिफ है, लाहौर वाले बाहर निकल आते हैं। तो क्या ऐसा है? हम देख रहे हैं नॉर्मल से रश ज्यादा है खाबों वगैरह के ऊपर? नहीं, नेचुरली बात है। आज देखें ना कि आज चूंकि मौसम अच्छा है, खुशगवार है, अभी हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई, लेकिन आपको लाहौर के निहारी पे और पाए पे और खासतौर पर जो है हलवा पूड़ी की दुकानों पे काफ़ी रश देखने में आ रहा है। और दिलचस्प बात है, सर्दी के बावजूद हम ग्वालमंडी से होते हुए आए हैं तो वहाँ पे लस्सी पीने वाले लोगों का भी बड़ा रश देखने में आया। ठंड होने की वजह से लोग चाय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सुबह खाने पीने की निहारी पाई लस्सी। नहीं, तो अभी हम इनसे कहने वाले हैं कि अब जब आप ऑफिस आएंगे तो फिर लेते आइएगा ताकि हम भी मजा ले लें। तो आप तो बाहर हैं हाँ नहीं बिल्कुल। ठीक है साल भी वापस आते हैं, एक सवाल और भी करेंगे आपसे, लेकिन मीनवाइल में जरा कोयटा की, क्योंकि हम खाबों की बात कर रहे थे, मैं साथ थोड़ा सा बलबूसात की भी बात कोयटा के हवाले से करना चाहता हूं अकरम साहब से। अकरम साहब, यूजुअली कोयटा में लोग इस मौसम के अंदर क्या खरीदारी वगैरह भी बढ़ जाती है या रश कम हो जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है? जी बिल्कुल, इस सीज़न में खसूसन तौर जैसे ही सर्दी में इजाफा होता है तो जो ना लोग जो ना बड़ी तादाद में बाज़ारों का भी रुख करते हैं। लेकिन शदीद तरीन ठंड की वजह से सयाहों के साथ साथ जो है ना जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, वो महंगी अशिया तो नहीं खरीद सकते, मलबूसात वगैरह नहीं खरीद सकते। वो फिर जो है अमूमन जो है लुंडे बाज़ार का रुख करते हैं। अच्छा। वहाँ पर भी जो है ना महंगाई का जिन उनका पीछा करते हुए पहुँच जाता है। तो एक आम जो वेयरिंग की जैकेट होती है आम सी, वो 500 से लेकर 700 तक आम रूटीन में उन्हें मिल जाया करती है। लेकिन इस सीज़न में वो भी 1000 रुपये में एक आम शख्स को वहाँ लुंडे बाज़ार से मिलती है। जी हाँ। और दूसरी जानिब अगर हम
जो सयाह आए हैं कोयटा में आके ख़रीदारी करते हैं, अहम किस्म के जो मलबूसात होते हैं वो ख़ुसूसन जो कि स्मगल होकर आते हैं वो यहाँ पर मार्केटों में रखे जाते हैं। 3 से 4 हज़ार की एक आम सी जैकेट भी बड़े आराम से बाजार में मिल जाती है। खाने पीने के हवाले से ठीक हो गया। के मोहम्मद सीजन में अकरम हमें कोयटा से ज्वाइन कर रहे थे, अफजाल तालिब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे थे। लाहौर और कोयटा का मौसम जो है बहुत अच्छा है, यहाँ लाहौर में भी बारिश हो रही और चूंकि हम इस वजह से रात से चूंकि बारिश का जो सिलसिला शुरू और हुआ था, कतई तौर पे इस्लामाबाद वाले या कराची वाले भी परेशान हो। कराची वाले थोड़ा मौसम को इसको मिस करते हैं, लेकिन पिछले दिनों में तो आपने भी कोई नहीं, इन्होंने इस बार कोई मिस नहीं किया करा। ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद आते हैं और ब्रेक के बाद कुछ आपके लिए बहुत जबरदस्त है आज की शो। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अभी हमने कल देखा कि कुछ जो कोरोना के पेश नज़र जो फैसले किए गए थे स्कूल की बंदिश के हवाले से, और इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से तालीमी इदारों को बंद करने पर स्टूडेंट्स ने खुशी पे खूब मीम्स बनाई थी। और वो जो मीम्स थी वो बहुत इंजॉय की गई थी तब जब स्कूल बंद हुए थे, लेकिन अब कल स्कूल खुले तब भी मीम्स बनी है। पहले हम आपको वो वाली मीम्स दिखाते हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स ने ना, वैसे कल वाली मीम्स पहले कल वाली चले दिखाएं जी, जो हमारे पास है जरा दिखाइए। पहले दिखाते ना कि जो बनाई थी जब स्कूल बंद हुए थे तब वाली कौन सी मीम्स है। जब उन्होंने स्कूल्स बंद किए थे। अच्छा, कल बहुत दिल टूटे, जिसमें जो सबसे ज्यादा मीम चली कल के दिन में वो थी बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। और जनाब एक तो पढ़ाई, ऊपर से शफकत अंकल की बेवफाई। आपको पता है कल अंकल भी ट्रेंड कर रहा था। अंकल? हाँ, अंकल लफ्ज कल ट्रेंड कर रहा था। दिल बहुत उदास है, ये देखना बेचारे कितने बच्चे उदास हैं। और ये तो वो हमारे मारूफ मोमिन, ओ भाई। यार ये वैसे ना, अच्छा मुझे लगता है पाकिस्तानी अवाम इतनी क्रिएटिव होती है समटाइम्स कि आप परेशान हो जाते हैं कहाँ से ढूंढ के निकाल के लाते हैं। This was my favorite though। ये कौन सी? बेवफा तेरा अच्छा, मासूम बेवफा। है। और एक मैंने वो भी पढ़ी थी, क्या? दिल के अरमा आंसू में बह गए। ये देखिए मिस्टर बीन उन्होंने लगाए वेटिंग फॉर यू नो अपनी एक्सटेंशन के लिए। देन टॉपर्स राइट नाउ। और इसी तरह की कुछ फीलिंग बैक बेंचर्स की भी कल आ रही थी। बैक बेंचर्स बड़े उदास दिखाए गए थे। मीनवाइल बैक बेंचर्स आप देख सकते हैं। और ये आगे जनाब बैक बेंचर्स मैं तेरे ख्वाबों में आऊंगा। यार बहुत आंखों का रंग, बात का लहजा बदल गया। आप शफकत महमूद साहब इस वक्त अगर देख रहे हैं तो ये देख लीजिए। अगर आपने कल ट्विटर नहीं देखा तो ट्विटर पे कुछ इस तरीके से लोग आपको याद कर रहे थे। आंखों का रंग, बात का लहजा बदल गया। यार वैसे ना मुझे लगता है कि चले देर आए दुरुस्त आए। बड़ी लोगों को ब्रेकअप वाली फीलिंग हो रही थी खासतौर पे स्टूडेंट्स को, बड़े उनके दिल टूटे हुए थे। यार वैसे ना बहुत सारे बच्चों का दिल था भी स्कूल जाने का। मैं बताऊं, कुछ ऐसे थे जो ज्यादा उदास थे, अदरवाइज बहुत सारे बच्चों का दिल था। और उस पे ये देखें जरा, ये टिकटॉकर वो जिन्होंने कुछ वीडियो भी बनाई थी, ओए होए, मतलब अच्छा लोगों ने ना कुछ स्टूडेंट्स ने इसको ये भी लिखा कि जो 2021 है ना उसका सबसे पहला सेटबैक ये हुआ है कि स्कूल्स खुल गए। तो अभी वैसे ये देखना होगा, बड़ा क्रिटिकल ये डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया। वैसे लग नहीं रहा था मुझे, इट वाज सॉर्ट ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मी जो एकदम से कि यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी और स्कूल्स भी खुल जाएंगे। लेकिन अब पेरेंट्स ने ये फैसला करना है कि वो किस हद तक मुतमईन है इस फैसले से। लेकिन काफी पेरेंट्स इस बारे में ये भी थे कि स्कूल खुल गए अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज़ाहिर है कल हम बात भी कर रहे थे जैसे कि कुछ रिलक्टेंट थे कि हम अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजें। तो ये अनएक्सपेक्टेड सा था, हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसा पहले अनाउंसमेंट की थी कि अभी कुछ दिन और लगेंगे लेकिन वन लास्ट थिंग, आई एम द फैन ऑफ ऑल द मीमर्स, जितने भी मीमर्स हमें देख रहे हैं ना आप। ओए होए होए, वैसे और हमें अच्छा मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप पे मीम बन गई ना आपको पता लग जाए। मैं बता रही हूँ, आप बंदा एम्बैरेस, बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे जो शादी वादी पे ऐसी तस्वीर खिंचवाते हैं, बाद में उनकी मीम्स बन जाती है। जैसे कि मुझे याद है सरफराज ने एक दफा जमाई ली थी और वो जिंदगी भर के लिए रजिस्टर। खैर आगे बढ़ते हैं और मीम्स के बाद हम प्रोग्राम में आगे बात करते हैं। आज आपकी मुलाकात हमने करवानी और करवाने जा रहे हैं एक ऐसी नन्ही खिलाड़ी से जिन्होंने 27वीं कौमी जूनियर पिंग पोंग चैंपियनशिप अपने नाम की है। और इस चैंपियनशिप की बात की जाए जिसमें मुख्तलिफ इलाकों तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वापडा और मुसल्लह अफवाज की जो टीम्स थी वो शामिल थी। हाइका हसन की हम बात करें जो टेनिस के मैदान में कई मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं, और हाइका हसन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। छोटी सी हाइका। थैंक यू सो मच हाइका, आपने हमें ज्वाइन किया। वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, हाइका ने तो अपनी ट्रॉफीज भी रखी हुई सामने। हाइका बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और आपसे बात करके। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको कैसा लगा इतनी बड़ी अच्छी इस छोटी सी उम्र में कामयाबी हासिल करके, कैसा फील करी आप? जी। हाइका ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है अपनी इस अचीवमेंट पे, आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतने जबरदस्त अचीवमेंट की है।
मुझे बहुत खुशी हो रही है आई एम वेरी excited and I'm so proud of myself that I achieved so big title for me. So ठीक I है, was so ठीक happy. है। एक तो ये कि आपको नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपसे गपशप हम कर रहे हैं और लोग आपको देख मुझे रहे हैं, हम ये लगता है चाहते वो हैं। एक ये भी मसला होता है ना, देख नहीं पा रही हैं वो, सिर्फ बात वो कर हमें रही सिर्फ हैं। हमें सिर्फ हाँ। टीवी पे आप देख सकते हैं ना, हम यहाँ पे नजर नहीं आते। खैर, अच्छा हाइका ये बताइए, ट्रेनिंग को लेकर आपने कब से ट्रेनिंग करना शुरू की, कब से ये कर रही थी और ट्रेनिंग कितनी मुश्किल थी कि आपने ये टाइटल अचीव किया? जब मैं 9 इयर्स की थी तब मेरे फादर खेलते थे ऑफिस में, तब वो एक दफा रैकेट्स और बॉल्स लाए थे प्रैक्टिस के लिए घर पर। ठीक है। तब मैंने एग्जाम बातें हुआ जिस saw that first time, so there were so many questions in my mind. तो फिर मैंने वो क्वेश्चन अपने फादर से पूछे, फिर उन्होंने इसके काफी बेनिफिट्स बताए। टेबल टेनिस के काफी बेनिफिट्स हैं, लाइक ये आपको फिजिकल और मेंटली तौर पे काफी हेल्प करता है और ये आपको लर्निंग में भी मतलब आपको बूस्ट करता है आपके एजुकेशन। तो इस मुझे काफी अच्छा लगा स्पोर्ट्स और मैंने इसको चूज किया। ठीक है। अच्छा हाइका, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अपनी ट्रेनिंग की बात, घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि अब जब आप स्पोर्ट खेलने के लिए पढ़ाई के साथ साथ करते हो तो घर वाले थोड़ा कहते हैं कि नहीं पहले पढ़ाई पे तवज्जो दो। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपके पेरेंट्स कैसे थे, सपोर्टिव थे, किस तरह से आपकी हेल्प हुई? मेरे पहले पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, खास तौर पे मेरी मदर और मेरे फादर। मेरी मदर ज्यादा एजुकेशन पे करती थी सपोर्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा रिएक्ट कर रही हूँ और काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही मेरी स्पोर्ट्स में, तो उन्होंने फिर मुझे स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आप स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं आपको बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, आपका टाइम भी बड़ा डिवाइड हो जाता है, जिससे कुछ हद तक आपकी जो स्टडीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन चूंकि पिछले दिनों में कोविड का सीन था, कोरोना वायरस था, बच्चे आप भी यकीनी तौर पर घर पर ही होंगी, तो इस फ्री टाइम ने आपको हेल्प किया इस टाइटल को बेहतर तरीके से अचीव करने के लिए, जो आप फ्री थी, ट्रेनिंग अच्छी हो गई इसमें? बहुत मतलब मुझे वो हुआ क्योंकि सब बंद था गवर्नमेंट की तरफ से, कोविड था इसमें, तो उस दौरान हमने घर पे टेबल ले ली और उसके बाद हम फिजिकल एक्सरसाइज करने लगे और कुछ ड्रिल्स करने लगे, जिसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ। हमारी जो पड़ोसी मुल्क है जैसे चीन है या उसके साथ साथ दीगर आगे ममालिक हैं, कोरिया है या जापान है, यहाँ पे ये पिंग पोंग बड़े शौक से खेली जाती है, खासतौर पे चीन के अंदर, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी चैंपियनशिप्स वहाँ पे हैं। तो इन फ्यूचर आपको लगता है कि हमारे पास इतने ज़राए हैं जिसकी बेस पे अगर आप ट्रेनिंग करें तो आप बैनुल-अक़वामी सतह पर खेल सकती हैं, या आपको बाहर कहीं जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए? मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? जी ऑफ कोर्स हम जा सकते हैं अगर पाकिस्तान फेडरेशन थोड़ी सी हमारी हेल्प करे, हमें सपोर्ट करे, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम अपनी एफर्ट्स लगाते हैं खुद जाने के लिए और खुद मतलब कुछ फाइनेंस मतलब ठीक है। तो अगर हमारे पाकिस्तान फेडरेशन है। अच्छा हाइका, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे आपको देख रही हैं इस वक्त? मैंने ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी घर पे एक टेबल लें, उसको स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं और वो भी इस स्पोर्ट्स में आए। मैं उनको यही दावत देना चाहती हूँ। ठीक है। और क्योंकि जबरदस्त हाइका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप जैसी बच्चियां पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। किसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना नियाजी आज हमें मकबरा जहांगीर के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली है, कुछ तारीखी पहलू बताएंगी और वो जिस तरह से रिकॉर्ड करती हैं और जिस तरह से वो जाकर बताती हैं, देखने में इन मजा आता है। तारीखी जगहों के हवाले से मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र भी करना चाहता हूँ, जो लाहौर के खास तौर पे रहने वाले हैं जहाँ पे, इन जगहों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अक्सर ये होता है कि हम हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, जितनी भी तारीखी हमारे मकामात हैं। सो प्लीज जब भी आप ऐसी जगहों सफाई का ख्याल रखा
करें, बहुत ख्याल गंद रखना डालते हैं। चाहिए। अच्छा ठीक है जी, और लाहौर ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है। ओवरऑल हम ये बात ओवरऑल ही, चाहे हमारे कोई घूमने फिरने वाली जगह हो, जैसे अक्सर आपने देखा होगा अगर आप मरी जाएं या किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाएं तो लोग वहाँ पे कूड़ा करकट फैलाते हुए या अपना कूड़ा ना उठाते हुए देर नहीं लगाते। और अगर आप ट्रैवल करें, आपने किया है, आपने देखा होगा कि जो बाहर के रहने वाले लोग होते हैं वो अपना कूड़ा करकट अपनी जगह पे नहीं छोड़ते, जो वो साथ लेके जाते हैं वो वापस साथ लेके आते हैं। ये कल्चर अगर हमें आ जाए तो बेहतरी हो सकती है। खैर मजीद हम नहीं बोलेंगे, इस वक्त हम हिना नियाज़ी की जानिब जाते हैं और देखते हैं वो आज हमें मकबरा जहांगीर के हवाले से क्या खास बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, लाहौर शहर में मुगलिया दौर, सिख सल्तनत और बरतानवी राज की बहुत सारी यादगारें मौजूद हैं। इसीलिए लाहौर शहर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। उन्हीं अहम और खूबसूरत यादगारों में से एक है मकबरा जहांगीर, जहां मैं आज मौजूद हूँ। इस जगह की हिस्ट्री क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, ये हमें बताएंगे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नईम इकबाल साहब। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ शाहदरा कम्प्लेक्स ऑफ मोनूमेंट में। थैंक यू सो और मच। ये मुग़ल एरा की शानदार तरीन इमारतें जो हैं पाकिस्तान में, उनमें इनका शुमार होता है। बिल्कुल। इस वक्त हम जहाँ आप चल के आई हैं तो इस वक्त हम अकबरी सराय में खड़े हैं। अकबरी सराय जो है जस्ट लाइक हिल्टन, और इसमें जो मुग़ल एरा में काफ़िले आते थे शुमाल से, कश्मीर से और अफ़गानिस्तान से, तो वो यहाँ ठहरा करते थे। इसके ऑल अराउंड आपके 180 रूम्स हैं और कॉर्नर में जो बिग रूम है वो लगेज रूम है। लगेज रूम है, लगेज जहाँ उनको काफिलों का सामान वगैरह रखा जाता था। और इसके बिल्कुल सामने अपोजिट जो है अकबरी मॉस्क है। ओरिजिनली इसमें कुएँ भी थे। ब्रिटिश लाइब्रेरी में अभी भी ड्राइंग पड़ी हुई है तो उसमें इसके कुएँ भी थे, और सराय के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद थे। और इसके बाद जो सिख पीरियड में है तो इसको उन्होंने एक कंटोनमेंट में तब्दील कर दिया था। सिख आर्मी यहाँ रहती रही है। और उसके बाद जब ब्रिटिश पीरियड आया तो उन्होंने इसको कोल गोडाउन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पहला पावर प्लांट जो है वो शाहदरा में लगाया गया था। कोल पावर प्लांट जो है, इसकी स्ट्रक्चरल कंडीशन सेफ नहीं थी, उसको अल्लाह का शुक्र है हमने सेव कर लिया। और नेक्स्ट फेज में हम इसके डेकोरेटिव एलिमेंट जो हैं उनकी तरफ जाएंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं सेव करने की, क्योंकि जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं तो ये चीज़ इफेक्ट तो होती होगी, तो किस तरह से इनको प्रिजर्व किया जाता है, रेस्टोर किया जाता है? वेदर इफेक्ट जो है इसके वो एक नेचुरल फेनोमेना है। उसके इसकी एज पे इफेक्ट आता है और साथ साथ हम उसके प्रिजर्वेशन करते रहते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन जो है एक कंटिन्यूअल एक्टिविटी है बिल्कुल, और वो कभी नेवर स्टॉप, उसको हम साथ साथ करते रहते हैं। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो इसकी सेल्फ लाइफ है। अच्छा। कि हर मटेरियल की एक अपनी सेल्फ लाइफ है। उसके बाद उसमें डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाती है और डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है। तो उसको टाइमली हम टेकअप करते हैं और जिस तरह की ट्रीटमेंट उसके लिए ज़रूरी होती है एज पर आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट। सर मुझे ये बताएं कि इसमें सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल हुआ, इसके अलावा कौन सा ऐसा पत्थर है जो इसकी तामीर में इस्तेमाल हुआ है? इसमें मुख्तलिफ किस्म के पत्थर हैं। ये जो सामने डाक बंगला कहलाता है, इसके जो फ्रंट फेसिंग फसाद का काम है, इसमें मेजर तो रेड सैंडस्टोन है जो इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसको लाल ईंटें लाल पत्थर कहते हैं। लाल पत्थर कहा जाता है, ठीक है। इसकी एक सेल्फ लाइफ है, उसके बाद इसमें डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है कुछ पीरियड के बाद। और ये इंडिया से इंपोर्ट करते हैं तो इसमें शानदार किस्म का इनले वर्क है जो आप ये सामने दे सकते हैं। और इसमें मुख्तलिफ पत्थर इस्तेमाल हुए हैं जिनमें संगे बादल है। संगे बादल अच्छा। क्लाउड स्टोन जो है, क्लाउड स्टोन है, खट्टू है और संगे स्याह है, ब्लैक स्टोन जो है उससे मुख्तलिफ। और खट्टू किस कलर का स्टोन है? पीले रंग का, येलो रंग का जो है खट्टू है। तो इनका बेहतरीन कम्बिनेशन जो है वो मुगल पीरियड में। अच्छा सर, मुझे ना इस बिल्डिंग के अंदर अगर थोड़ी सी इंट्रिकेट डिटेल्स की बात की जाए तो कुछ जो है पौधे हैं, कुछ पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं और ये क्या डिज़ाइन है? कुछ इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये एक प्लेयर है
और ये ब्लूमिंग है, बहार की ये नवीद सुनाते हैं। फूलों का खिलना है, खुशी है, खुशी हैप्पीनेस है। और क्योंकि इसका जो मुगल आर्किटेक्चर है इस पे बहुत बड़ी छाप है ईरान की, क्योंकि मलका खुद जो है ईरान से तल्लक रखती थी, मलका नूर जहाँ, तो उससे ये बहार का एक समा है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे दरवाजा देख रही हूँ, ये कोई ह्यूज जाइगेंटिक दरवाजा है। मुझे ये बताएं कि उस टाइम के जो मुगलिया दौर के लोग होते थे वो इतना भारी भरकम दरवाजा बंद कैसे करते थे? इसमें ऐसा है कि ये जो इमारतें हैं ये उनकी शान और शौकत की अक्कासी करती हैं। कोई भी रॉयल बिल्डिंग ले लें, उसमें रॉयल डिग्निटी कैसे होती है, वो बहुत हाइट होती है, ह्यूज होती है। और ये मैक्सिमम इस वक्त जो है ब्रिटिश काफी भारी भरकम दरवाजा लग रहा है। इसको बंद करने के लिए कम से कम 4 से 6 आदमी चाहिए, 2-3 उस तरफ से, और मतलब मैं इस दरवाजे को अकेला बंद नहीं कर सकती। बंद नहीं करते। और ओके, और किस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया इस दरवाजे को बनाने में? देयार की लकड़ी है, क्योंकि लोकली उस वक्त कश्मीर में देयार बड़ी अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल थी। सर मुझे ये बताइएगा कि कंजर्वेशन करते हुए आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? ऐसा है कि कंजर्वेशन एक कंप्लीट साइंटिफिक और सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सामने जो काम हुआ होगा इसमें एक डेट कार्ड लगाते हैं हम, क्योंकि कब हुआ है। और ये देखें 1951 में ये काम हुआ और उसके ऊपर एरो लगा हुआ है। मतलब ये शो करता है कि यहाँ ओरिजिनली ये रेड सैंडस्टोन था, जो उस वक्त अवेलेबल नहीं था क्योंकि इंडिया में आता है। तो हमने इस पैटर्न को सेव किया है। जब हमारे पास फंड होंगे और ये मटेरियल अवेलेबल होगा तो हम इसको रिवर्स करके इस पैटर्न में ले जाएंगे। ओके, यहाँ से अब चलते हैं हम मेन जहांगीर टॉम्ब की तरफ। जी। तो ये प्लेटफॉर्म से जब हम गुजरेंगे तो इसके सामने जो डाक बंगलो है, इसकी जो बैक साइड है ये 100% ओरिजिनल है और हम इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। ओनली जो है स्लाइटली इसको क्लीनिंग की जाती है। ओके ओके। और अब सर ये जो ऊपर खिड़कियां सी कुछ नजर आ रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? बारी? ये इनके वो झरोके टाइप हैं, झरोके पुराने, और आर्चेस हैं। आर्चेस में बालकोनीज हैं। अच्छा, आर्चेस की ना एक अपनी ही रीगल और बड़ी रॉयल सी लुक होती है। आर्चेस में मैं आपको बताऊं कि इसकी जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की, वो कंप्रेशन में डिज़ाइन है, आर्च में डिज़ाइन है, क्योंकि इसमें कोई स्टील और कोई सरिया इस तरह की कोई चीज़ यूज नहीं कोई मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। मेटल का इस्तेमाल नहीं है। और अब आइए हम मकबरे की तरफ चलते हैं। सर मेरे दाएं और बाएं तरफ बहुत खूबसूरत वसी एक बाग है, इसका क्या नाम है? बेसिकली ये सारा जो है ओरिजिनली बागे दिलकुशा था, बागे दिलकुशा, बिल्कुल बहुत पसंद था मलका नूरजहां को जी। और शहंशाह मुअज़्ज़म ने उस वक्त 2 लाख रुपए में नवाब मेहदी अली खान से खरीद के गिफ्ट किया था। अच्छा। और हम इस वॉकवे पे जो चल रहे हैं जी, इसका जो पैटर्न है वो पर्शियन नाम है गुले नाव। गुले नाव मतलब? गुले नाव, गुल का मतलब फूल है, नाव बोट, कश्ती, लंबे फूल जो बने हुए हैं सितारे की तरफ के। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी अपनी ओरिजिनल और ऑथेंटिक फॉर्म में ही मौजूद है, रियल है, ओरिजिनल डिजाइन है। जो बाग है इसमें एक जन्नत का कुरानिक कंसेप्ट है कि जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी। और ये जो है ये नहरें जो संदीले हैं ये कुरानिक कंसेप्ट है मुगल में। तो अब हम मकबरे की तरफ जा रहे हैं और सामने मकबरे की शानदार बिल्डिंग खड़ी हुई है, खूबसूरत। अच्छा सर मुझे इस फाउंटेन के बारे में कुछ बताएं, ये आबशार है यहाँ पे, इसके बारे में बताएं, क्या हिस्ट्री है इसकी? ये फाउंटेन बॉडी कहलाती है, आबशार है। ओरिजिनली पर्शियन व्हील के जरिए जो राहट होते थे पुराने, उनके जरिए पानी ऊपर लेके जाया जाता था। ये मकबरे की जो बाउंड्री है इसके ऊपर टोटल वाटर रिजर्वायर है और वहाँ से ये यहाँ लाया जाता था। जब ये ओवरफ्लो होता है तो गार्डन को पानी के लिए यहाँ से ये आबशार है, म्यूजिकल कास्केड है। वाओ। और जब यहाँ से वाटर फ्लो करता है तो यहाँ से तो उससे एक साउंड पैदा होती है, जिसलिए इसको कहते हैं म्यूजिकल आर्केड। अच्छा सर
मुझे ये बताइएगा कि ये काम कौन सा है जो ये बाहर हुआ है? ये सामने जो है जी। ऊपर मार्बल जाली है, इसमें जो ज्यादा काम है वो इनले का है, स्टक्को ट्रेसी गालिबकारी जो है, और इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे संगे बादल है और फ्रंट साइड पे ये बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में हमने मेंटेन किया हुआ है। मेंटेन किया हुआ है, ब्यूटीफुल। और इसके अंदर जो वो मोटिव लगे हुए हैं गोल, जी जी, वो जो है उनमें बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन है, मुख्तलिफ बेलें बनी पत्थरों हुई को। हैं, ब्लू, येलो, मस्टर्ड सा, वो ग्रीनिश सा। सेरा कहलाता है। ये गोल वाले मोटिव जो हैं, जी जी। ये तकरीबन एक कारीगर 2 महीने में बनाता है। अच्छा सर, ये जो दरवाजा है ये ओरिजिनल इसका कलर ये ब्लैक सा ही था या ये हो गया है, लकड़ी का कलर ओवर द टाइम चेंज हुआ है? ट्रीटमेंट देते हैं, लिंसेड ऑयल है, अलसी का तेल, अच्छा, अलसी का तेल। जिसको हम लगाते हैं और उससे ये नेचुरल इसका जो है कलर है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो जाता है, चेंज हो जाता है। सर मुझे ये बताइएगा कि अंदर कौन सा काम हुआ हुआ है? ये जो यहाँ पे हुआ हुआ है बहुत उभरा उभरा हुआ काम लग रहा है। ये जो मेन हमारा तावीज़ है कब्र का, इसके ऊपर पेट्रा ड्यूरा का काम है और इनले का। अल्लाह ताला के जो 99 इसमें गरामी है वो इसके ऊपर कुंदा किए हुए हैं, और ये जो मेन तवीज़ का काम है वो ऊपर से लेके उस एंड तक ये एक ही सॉलिड पत्थर है। और ये इस वजह से बच गया है कि सिक्स पीरियड में यहाँ पर फ्रेंच जनरल माइलस जो है उसने इसको अपना बेडरूम डिक्लेयर किया हुआ था। अच्छा। और इसमें जो कैंडिलियर है ऊपर, ये महाराजा राजपूताना ने 1919 में गिफ्ट किया और इसके ऊपर ये चीज़ कुंदा है। और शहनशाह जहांगीर की अपनी वसीयत थी कि जब उन्हें यहाँ दफन किया जाए तो वो ऊपर छत ना हो कब्र पे। वो चाहते थे कि एवरी काइंड ऑफ ब्लेसिंग ऑफ गॉड जो है इन शेप ऑफ रेन, डस्ट, सनलाइट डायरेक्ट उनकी कब्र पर आनी चाहिए। तो इनिशियल ये छत नहीं था, ये ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया। सर इस दीवार पे क्या काम हुआ है? क्योंकि देखने में ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत खूबसूरत पेंटिंग है या कोई वॉल हैंगिंग है, बिकॉज इट्स सो रियलिस्टिक। ये फ्रेस्को पेंटिंग हुई है, और ये फ्रेस्को पेंटिंग और तमाम मुगल मॉन्यूमेंट से ये एक जुदा है, अलग चीज़ है कि इसमें सेमी प्रीकाशियस स्टोन जो है ग्राइंड करके उन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये ग्लेज्ड है। ये हमने एक बाकायदा एक पिक्चर गैलरी बनाई हुई है जिसमें हमारी जितनी भी कंजर्वेशन एफर्ट हैं उसको हमने बाकायदा डॉक्यूमेंट किया है कि इसकी बिफोर कंजर्वेशन इसकी क्या सिचुएशन थी और आफ्टर और ड्यूरिंग कंजर्वेशन जो है आर्कियोलॉजी की क्या एफर्ट्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ एराज में 1973 में, 55 में, 1988 में जो फ्लड आया और यहाँ काफ़ी अर्सा तक पानी खड़ा रहा है, वो मेजर काज ऑफ डिस्ट्रक्शन इस मॉन्यूमेंट की है। और इसमें उनकी हमने पिक्चर लगाई है, और इसके बाद इसकी रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू किया, कंजर्वेशन की है, शुरू हुआ, जिसमें आप बाकी पिक्चर को देख सकते हैं। बिफोर कंजर्वेशन है एंड देन दिस इज आफ्टर एंड ड्यूरिंग कंजर्वेशन। ओके। और ये नीचे जो है वो प्राइम कलेक्शन है संगे बादल की। ये संगे बादल की प्राइम कलेक्शन है। और ये सारा इनले वर्क है। इसमें 3 तरह के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं, और काला मार्बल है, वाइट मार्बल है, और एक दूसरा सुनहरे रंग का पत्थर है। और ये दरवाज़ा जो है ये ओरिजिनल है, एज इसका कलर भी यही था। कलर भी यही था, और इसके ऊपर ब्रास की ये डिजाइनिंग की गई। ब्रास की बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये था मकबरा जहांगीर और हमने इसकी सैर कराई आपको। मेरा पाकिस्तान में आपके लिए लेकर आएंगे और बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। 3 है मुख्तलिफ शोबों में जो अपनी कारकर्दगी दिखा रही हैं, एक्सप्रेसो का खुसूसी हिस्सा होती हैं। इस आज वाले एपिसोड में भी हमने कुछ ऐसा ही एहतमाम आपके लिए किया है, और आपको बताएं कि पाकिस्तान के तिब्बी अमले को आलमी सतह पर इस वक्त सराहा जा रहा है। और अगर हम WHO की बात करते हैं कि उसकी जानिब से 2020 को नर्सेज और मिडवाइफ्स का साल करार दिया गया था। जब कोरोना ने अपना जाल फैलाया तो डॉक्टर्स के साथ नर्सेस का जो काम था डेफिनेटली वो भी बढ़ गया, और इस हवाले से दुनिया भर के 43 ममालिक से अरमला 100 नर्सेज ऐसी थी, नर्सेज और मिडवाइफ जिनको ग्लोबल
हेल्थ की जानिब से सेहत आमा के मेयारात को बेहतर बनाने के लिए उनकी गिराकर जो खिदमात थी और खुसूसन आलमी वबा जैसे मुश्किल हालात में उनकी जो मुसलसल खिदमात रही हैं उसके एतराफ़ में उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। जी बिल्कुल, और ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ्स 2020 की आलमी फहरिस्त में शामिल तमाम 8 पाकिस्तानी खवातीन का ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से बतौर उसातिज़ा वो मुंसलिक रहीं। और इस हवाले से बताते चले कि हमारे साथ 2 खवातीन मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिन्हें ये एजाज़ दिया गया। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर साइमा सिचवानी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की, और इसके साथ साथ मरीना बेग होंगी जो कि सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं AKU नर्सिंग स्कूल की। सो दोनों को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज़, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतने इस कोविड की सिचुएशन में, हम ऑन एंड ऑफ अपने शो पे ये जिक्र करते रहते हैं कि आप जैसी खवातीन जो नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं, जिस तरह से आप लोगों ने फ्रंट लाइन पे खड़े होकर काम किया है, ये तो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन इसको रिकग्नाइज किया जाना आलमी इदारा सेहत की जानिब से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या कहेंगे आप दोनों? मिस साइमा, आपसे हम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया जो आप खवातीन और नर्सिंग प्रोफेशन में जो एक हिस्ट्री मेकिंग पॉइंट है उस मौके को सेलिब्रेट करने में हमारे साथ है। तो ये जो रिकग्निशन है या जो ये एजाज़ है वो पूरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बरादरी के लिए है, मुल्क की खवातीन के लिए है, क्योंकि नर्सिंग का पेशा तो बहुत अरसे से है मगर शायद टाइम अब आ रहा है जिसमें उसकी अहमियत को ज़्यादा अच्छे से समझा जा रहा है। तो ये फीलिंग ऑफ प्राइड है, इसके साथ हम्बलनेस है कि आगे हमें बहुत अच्छा सुनहरा सफ़र या उसका आगाज़ नज़र आ रहा है अब। ठीक है मरीना, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो नर्सिस की ट्रेनिंग की जाती है, आपका खुद भी नर्सिंग स्कूल से ताल्लुक़ है, आप इंस्ट्रक्टर हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ पे, हमारे जो ट्रेनिंग के मेयारात हैं वो किस हद तक बाकी दुनिया के साथ बाकी दुनिया के मुतवाज़ी हैं जिसकी वजह से हम कम्पीट कर रहे हैं, और WHO जैसे इदारे भी इस चीज़ को, या ग्लोबल हेल्थ जैसे जो इदारे हैं वो भी रिकग्नाइज़ कर रहे हैं हमारी नर्सिस की सर्विसेज? जी पाकिस्तान में जो है वो नर्सिंग की ट्रेनिंग जो है वो बहुत हद तक जो है वो आगे बढ़ी है, और उसमें जो है वो बहुत सारी जो है वो चेंजेस आई हैं, और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं और इंटरनेशनल जो कॉम्पिटेंसीज हैं जो एक नर्स में हमें बिल्ड करनी होती है, तो हम जो है वही इंटरनेशनल जो काउंसिल फॉर नर्सिंग की जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको लेते हुए ही जो हमारा करिकुलम बना है। और उस करिकुलम को, जैसे नर्सिंग एक प्रोफेशन है जो स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, तो उस स्किल्स को सिखाने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे सिमुलेशन है एक, तो सिमुलेशन बेस्ड अप्रोच यूज करते हुए हम जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, स्किल सिखाते हैं, और वही सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉम्पिटेंसीज को हम मीट करते हैं जो कि एक नर्स के लिए जरूरी है। तो जो करिकुलम है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है और बहुत इंटरनेशनल लेवल का ही है। ठीक हो गया। मिस साइमा, आपकी जानिब आएंगे, क्योंकि आपने भी अपने पहली जब हमने आपसे बात की जवाब में कहा कि नर्सिंग का शोबा आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसको उस तरह से रिस्पेक्ट मिल रही है। नो डाउट ये एक बहुत काबिल एहतराम जॉब है और इसमें हम बिल्कुल डिनाइल में नहीं है, बट स्टिल आपको लगता है कि एज अ हमारी पब्लिक इस चीज़ को अब इस कोविड के दौरान मजीद एक बेहतर अंदाज में एक्सेप्ट कर रही है? नर्सिंग हो चाहे मिडवाइफरी हो, जो भी इस तरह के मामलात हैं, इस हवाले से कितनी अवेयरनेस आई है लोगों में? जी बिल्कुल, आई थिंक सो। कोविड का टाइम, पेंडेमिक का जितना मुश्किल वक्त ये था उसमें सोसाइटी को समझने में, माशरे को समझने में एक मदद ज़रूर मिली है कि जैसे कि इस वक्त जब हालत जंग में मुल्क होता है दिफाई तौर पर तो फौज आती है, मगर जब एक ऐसी वबा जो कि सेहत से मुतलिक है तो उसमें वो दिफाई फौज जो सरहदों पर होती है वो नहीं मुकाबला कर रही, तो उस वक्त नर्सेज, मिडवाइफ और जो दूसरे मेडिकल की फील्ड के अफराद है वो उस फौज का पहली सिफ पे खड़े होकर मुकाबला करने वाले लोग हैं। तो बहुत हद तक लोगों में अब इस बात की समझ आ रही है, लेकिन ये कहेंगे कि कोई दुनिया बदल गई है तो वो ऐसा नहीं है। लंबा सफर है, मजीद जिद्दोजहद की जरूरत है, मगर इस पेंडेमिक या कोविड ने वो एक मौका जरूर मैसर किया है। ठीक है, मतलब लोग इसको एक्नॉलेज करें और सोसाइटी में इसकी एक्नॉलेजमेंट हो। अच्छा, आपने कुरिकुलम का जिक्र किया अपने जवाब के अंदर मरीना, क्या हम ये जो इसका बेसिकली सिलेबस है ये हम खुद इसको डिज़ाइन करते हैं या बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक होता है? और दूसरा, जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो क्या ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद सभी नर्सिंग स्कूल्स के ऊपर लागू होता है या आपका स्कूल उससे कुछ मुख्तलिफ है जिसमें बाकी स्कूल्स को आने की ज़रूरत है? क्योंकि बहरहाल आगा खान स्कूल जो है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, इस हवाले से बताइए हमें।
करिकुलम की जहाँ तक बात है वो ये है कि जो करिकुलम बनता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए बनाया जाता है, और फिर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है नर्सिंग के लिए, तो वो उस करिकुलम को उनके थ्रू ही जो है वो एंडोर्स किया जाता है, और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के थ्रू सेम करिकुलम जो है वो सारे नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको अडॉप्ट करते हैं, और वो करिकुलम जो है वो हम यूज करते हैं। बहरहाल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो हम करिकुलम अडॉप्ट करते हैं, जैसे बनाते हैं, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या हम अपने कंट्री की बात करें तो हम एज इट इज सारी चीजें हम कंट्री बेस्ड अपने कॉन्टेक्चुअल जो भी नीड्स और रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उसमें कुछ एडिशन या अगर हमें कोई डिलीशन या एडिशन करना होता है तो हम उसको जो है वो उसको जो है उसमें डालते हैं। तो इस तरह से ये करिकुलम बनता है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के थ्रू ये करिकुलम जो है वो एंडोर्स होता है, और तमाम नर्सिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो सेम करिकुलम, और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है और हायर एजुकेशन है, कमीशन है, हैक है, तो वही सब करिकुलम जो है वो उनके थ्रू ही अप्रूव होता है। मैं और सब एक करियर के हवाले से मेरा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें मालूम है कि ये आप ही से मरीना मेरा सवाल है, ब्रेन ड्रेन के हवाले से हम एक मुश्किल फेस करते हैं। हमारे अच्छे डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं या दीगर ममालिक में चले जाते हैं, यूके वगैरह। सो आर द नर्सेज, बहुत डिमांड है बाहर, और ये बहुत ज़्यादा मसाइल भी पाकिस्तान के लिए समाव खड़े कर देता है, चूँकि अच्छे जो ब्रेन है, अच्छा टैलेंट बाहर चला जाता है क्योंकि उनको बेहतर सहूलियात वहाँ पे मिलती हैं। इसके लिए अब तक हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें क्या बेहतरी आप समझती हैं ताकि ये ब्रेन ड्रेन ना हो, लोग यहीं पे रहें, यहीं पे सर्व करें पाकिस्तानी? देखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपने हाईलाइट किया है, और वाकई नर्सिंग जो है वो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है वो बहुत जो प्रोफेशन है बहुत इन डिमांड प्रोफेशन है, और स्पेशली जो नर्सेज यहाँ पाकिस्तान से हैं या जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, फैसिलिटीज मिलती हैं बाहर, तो वो वहाँ पे मूव हो जाती हैं अपना करियर देखते हुए। बट यहाँ अब ये है कि नर्सिंग जो है वो पाकिस्तान में भी जो करियर लैडर है, करियर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है, और हायर एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नर्सिंग में जो है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो बहुत सी नर्सेज जो हैं अब यही पाकिस्तान में ही हायर एजुकेशन ऑप्ट करती हैं। अगर मैं करियर और एजुकेशन की बात करूं तो नर्सिंग का जो प्रोफेशन है इसने जो पिछले कुछ सालों में बहुत जो है वो तरक्की की है। पहले जो है वो डिप्लोमा लेवल की नर्सिंग होती थी, फिर अब जो है वो बैचलर्स है, और अब एंट्री जो लेवल है कि नर्सिंग प्रोफेशन में एंट्री टू प्रैक्टिस है वो बैचलर्स होगा। तो आहिस्ते आहिस्ते डिप्लोमा फेज आउट हो गया है, अब बैचलर्स हैं, देन उसके ऊपर मास्टर्स इन नर्सिंग भी है और पीएचडी इन नर्सिंग भी है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कंट्री में ही मौजूद हैं, और आहिस्ते और अपॉर्चुनिटीज है पर आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। ठीक है साइमा, आपकी जानिब पे आएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप देखने वालों को देना चाहें, उन लोगों को जो नर्सिंग का शोबा अडॉप्ट करना चाहते हैं बट स्टिल थोड़े रिलक्टेंट है, या उनको उस तरह से वो कह लें उसको नहीं परसू कर पाते, और क्या आपको लगता है कि शोबे में बेहतरी के लिए मजीद काम हो सकता है, इस हवाले से मैसेज दीजिएगा कोई। बहुत अहम आपने जो है सवाल किया है, और एक अच्छा मौका है जो हम इस प्लेटफॉर्म से जो है आम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो है ना किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन के तौर पे काम करता है। रीढ़ की हड्डी के बगैर कोई सिस्टम खड़ा नहीं रह सकता, एक इंसान भी बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता। तो ये मिसाल बिल्कुल इस प्रोफेशन पर लागू आती है। अब बात इस समझ की है कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है और हेल्थ केयर के अंदर चेंजेस आ रही है, उसके अंदर ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा एजुकेटेड लोगों के आने की ज़रूरत है। यही तरीका है, यही इसका एक की फैक्टर है जिसके ज़रिए हम लोगों की सेहत के बारे में बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मुख्तलिफ ये जितने भी एजाज़ मिले हैं उसी की कैटेगरी अगर समझ लें कि मरीना को इनोवेशन के ऊपर मिला है, मेरा करिकुलम से रिलेटेड है, हमारे बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी जो है वो हीरो के तौर पर मिला है। तो जैसे कि मेरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर से मिला है कि वो नर्सेज जो वर्क प्लेस के ऊपर आएंगी और जो मजीद तालीम हासिल कर रही है वो आज के ज़माने की एजुकेशन क्या होगी, 21वीं सदी के ज़माने में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होगा जो कि लोगों की ज़रूरियात को बेहतर तरीके से जो है वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो आपको पता है कि अभी की जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी वगैरह में भी बड़ी जबरदस्त है एज कम्पेयर टू 25 और 30 साल पुरानी वाली। तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड है, इसके अंदर आगे तरक्की के बहुत सारे इम्कानात हैं। तो यही सिस्टम है जिसके अंदर अच्छी पढ़ाई कर अच्छा वक्त एक सेटअप के अंदर जो है देने के बाद लीडरशिप की अच्छी पोजीशंस पर आकर
जो है वो अपने आप को मनवा सकती हैं, अपने प्रोफेशन को मनवा सकती है, खवातीन को मनवा सकती है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर अब तवज्जो की आप जरूरत दोनों है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया और हमारी एक बार फिर आपके लिए बेस्ट विशेस भी हैं और उसके साथ साथ हम आपको इस हवाले से ट्रिब्यूट भी पे करते हैं। मरीना, इन दी एंड वैसे तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमें डॉक्टर साहिबा ने बता दिया, आप भी अगर कुछ ऐड करना चाहें खास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जो कि थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, जैसे अरमला ने कहा अपनी बच्चियों को नर्सिंग में भेजने के लिए, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें एंड व्हाटएवर यू वांट टू से। मैं यही कहना चाहूँगी कि नर्सिंग एंड मिडविफरी का जो प्रोफेशन है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है और जो कि हमारी कंट्री में बहुत नीड है और हमारी कंट्री में जो है वो अभी नर्सिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर तक आए हैं और एक औरत के लिए, एक वुमेन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और ये वो प्रोफेशन है जो उनको बहुत आगे तक ले जा सकता है, जिसमें साइमा ने ऑलरेडी बताया है कि इसमें जो है वो रिसर्च है, नर्सिंग एजुकेटर है और बेड साइड नर्सिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इस प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए ताकि जो है वो हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बना सकें और पाकिस्तान को जो है वो हेल्थ सेक्टर में जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सके। आप हमारा प्राइड है, बहुत शुक्रिया। और आप समेत इस वक्त जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी पैरामेडिक्स, जो भी सेहत से मुतालिक लोग हैं जिन्होंने खास तौर पे इस पेंडेमिक के अंदर रोल प्ले किया है, आपको हमारा सलाम है। आप हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने फाइट किया है। बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं सारी इस वॉर के अंदर, उनको भी हमारा खिराज तहसीन है। तो हमने ज़रूरी समझा कि आज हम नर्सिंग के शोबे को भी खिराज तहसीन पेश करें। आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक वाक़या जो कि कोयटा में पेश आया मच के अंदर। हमने अपने पहले सेगमेंट के अंदर भी अली मोहम्मद खान साहब से भी इस हवाले से बात की थी, मुसलसल इस पर बात चल रही है। अरमला, एहतजाज जारी है इस बलूचिस्तान में वाक़े, इस इंसानियत सोज वाक़े की अगर बात करें तो तहसील मच में ये पेश आया जहाँ पे 11 कारकुनों को बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल के खिलाफ उनके जो लवाहिकीन हैं और हज़ारा बरादरी के जो लोग हैं उनका एहतजाजी धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। अगर बात की जाए इस वक्त बलूचिस्तान की तो खून जमा देने वाली सख्त सर्दी है। धरने में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की तरफ से भी मजम्मत का सिलसिला जारी है। हज़ारा बरादरी के हवाले से बात की जाए तो ये टारगेट किलिंग का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई बार कोयटा समेत दीगर इलाकों में फायरिंग, बम हमलों में कई अफराद को कत्ल किया जा चुका है। हर वाक़े के बाद साबिक़ हुकूमतों की जानिब से हर वाक़े की सख्त मजम्मत की जाती है। लवाहिकीन से इज़हार यकजहती भी किया जाता है, रिपोर्ट्स तलब की जाती हैं, मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन इंसाफ उस तरह से नहीं मिल पाता, ना ही दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया। बिल्कुल सही है। इस वक्त हमें ताहिर अशरफी साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए मज़हबी और मिडल ईस्ट उमूर के ऊपर भी असिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं वो इस इंतहाई अंदोनाक वाक़े के ऊपर गवर्नमेंट के स्टैंड को कैसे हम तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जितना कंडेम किया जाए कम है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और ये वाक़यात मुसलसल होते चले आ रहे हैं। एक तो इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये नहीं थम पा रहे, स्टेट क्यों इसको रोकने में अब तक हमें नाकाम नजर आती है, और दूसरी बात यह है कि अब मजीद आगे क्या होगा इन लवाहिकीन के साथ जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो हर वक्त साजिशों में मसरूफ रहते हैं और उनके लिए पाकिस्तान को कमजोर करने के दो रास्ते हैं। एक है कि पाकिस्तान की फौज और कौम में रिफ्त पैदा की जाए और दूसरा है कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना तशद्दुद पैदा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और फौज और सलामती के इदारों ने मिलकर दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी जंग में दहशतगर्दों को शिकस्त दी है। आज अगर हमारा हाल इराक, शाम और लीबिया और यमन वाला नहीं है तो उसकी वजह यही है कि हमारे सलामती के इदारे, हमारी फौज, हमारी कौम, हम सब ने मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। लेकिन कहीं ना कहीं बहरहाल चूंकि इंसान जितनी भी कोशिशें कर ले कमी रह जाती है और ये अफसोसनाक है। इस पर कोई जिसे आप कहें कोई बात नहीं हो सकती। किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये तो पाकिस्तान के बच्चे हैं और इनका कत्ल इसलिए हुआ कि ये पाकिस्तानी है, इनको निशाना इसलिए बनाया जाता है कि ये पाकिस्तान के लोग हैं। तो दहशतगर्दों का बुनियादी मकसद तो ये है कि वो इस कौम में फिरका वाराना बुनियादों पर, तासुबात की बुनियाद पर जो है तफरीक पैदा करे। लेकिन आपने देखा कि कल तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने लाहौर में मेरे साथ मिलकर न सिर्फ इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की बल्कि उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फौज, अपनी कौम, अपनी सलामती के इदारों के शाना बिशाना खड़े हैं।
और कल रात वजीर दाखिला साहब पहुंचे थे हमारे इन भाइयों के पास, और इस पर वजीर आजम साहब जो है वो मुसलसल राब्ते में है, और मैं समझता हूँ जहाँ कोई कमी है उस कमी को भी। हाफिज साहब, हमें तो मालूम ये पड़ा है, इतलात ले आ रही हैं, अभी ऑफिशियल नहीं है शायद चूंकि हम तो लाइव हैं, लेकिन मालूम ये पड़ रहा है कि लवाहिकीन का एहतजाज बरकरार है और वो शायद ये मुतालबा करें कि वजीर आजम वहाँ पे आए, कुछ ऐसा है। तो अगर ये है तो क्या वजीर आजम जाएंगे वहाँ पे? आप मजहबी हमांगी के हवाले से मुआविन खसूसी हैं, आप वजीर आजम से कहेंगे कि वो जाएं वहाँ पे? देखिए, वजीर आजम साहब जो है वो कल रात भी, बल्कि जिस वक्त ये वाकया हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक वो लम्हा बलम्हा इसके साथ जो है इन टच है, और तमाम मालूमात और तमाम चीजें हो रही हैं। और ये हमारी कौम के लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इनके भी वजीर आजम हैं, जरूर इनसे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। इनके जो मसाइल हैं उनको हल करना और इस दहशत गर्दी का मुकाबला करना और इस दहशत गर्दी को शिकस्त देना, ये हमारी फौज, कौम, रियासत पाकिस्तान का हदफ है। इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। हमें मालूम है कि हिंदुस्तान ने आलमी दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह मुनज़्ज़म किया है, और अब वो जिस तरह इस पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहते हैं, आपको वो हिंदुस्तानी जासूस जो है यादेव, उसका मालूम है कि इन हजारा बिचारों के ऊपर जिस तरह माजी में भी हमले होते रहे, तो उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि वो शिया सुन्नी दोनों को कत्ल करवाता रहा और पैसे देता रहा लोगों को कत्ल करने के लिए। तो हमने इंशाअल्लाह एक 90% से ज्यादा दहशतगर्दी पर काबू पाया है, और ये जो बाकी इस तरह के तनासर हैं इंशाअल्लाह इन पे भी काबू पाए। चले, हम इसका फॉलो अप कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसका फॉलो अप आप भी करें ताकि इनके जख्मों का जो चले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा जानी नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं कि पाक फौज ने बलूचिस्तान के अंदर या फाटा वगैरह के अंदर, साबिका फाटा के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन ऐसा एक वाक़या हाफिज साहब आपको भी पता है पूरी कौम को हिला कर रख देता है। खैर, इस पर बात होती रहेगी। लास्टली आपके होते हुए चूंकि आप मौजूद हैं तो मैं जरा पूछ लेता हूं आपसे, ये सऊदी और कतर जो फ्लाइट ऑपरेशन है इसके बहाली के हवाले से जो खबरें हैं, इसमें आपकी भी एफर्ट्स रही हैं एंड यू बीन क्वाइट क्लोजर टू द सऊदी अरब लीडरशिप, तो इस हवाले से आपसे बात भी मैंने कई प्रोग्राम्स बल्कि इकट्ठे किए, इस हवाले से हमें बताइए क्या इंप्रूवमेंट है और मुस्तकबिल इसका क्या देखते हैं आप, बेहतर होगा? देखिए, बात यह है कि ये बहुत अच्छा फैसला है कि जो जिसके अंदर अमीर कुवैत और सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, ये उनकी कोशिश थी, और मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता रात जो कुवैत की वजीर खारजा की तरफ से जो ऐलान हुआ है ये बड़ा मुस्तहसन है अरब इस्लामी ममालिक के लिए। पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो ममालिक हैं इनके दरमियान वहदत और इत्तेहाद चाहते हैं। सऊदी अरब में हमारे मुक़द्दसात हैं, सऊदी अरब का किरदार इस वक्त बड़े भाई का और क़यादत इस वक्त सऊदी अरब के पास है। तो मैं समझता हूँ आज जो खलीज ताउन कौंसिल का सरबराही इजलास सऊदी अरब के शहर उला में हो रहा है, सही में अमीर कतर का जाना और सऊदी अरब का उसे वेलकम करना अच्छा खुशाइंद है। ठीक है अब साहब, इस पे बात होती रहेगी, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया, आपने बड़ी अच्छी की सऊदी अरब बड़ा भाई है। सियासी मुखालफतें जो भी हों या किसी किस्म के भी अगर मसाइल ममालिक के दरमियान रहते हैं, लेकिन ताल्लुकात मुनक़ता नहीं होनी चाहिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए। से इन दोनों अहम मौज़ूआत ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक वंस अगेन, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। और इससे पहले हमने दो ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाई थी जो नर्सिंग के शोबे में बड़े ज़बरदस्त काम करी थी, फिर हम आपको स्पेस ले गए, अब स्पेस से वापस हम दोबारा से ग्राउंड पे लेके जाएंगे, वापस आ गए वकार अहमद मलिक हमें स्पेस के बारे में बताते ब्रेक से पहले। और अब हम बात करने जा रहे हैं पोलो की। पोलो का जब जिक्र करें तो सबसे पहले आपके माइंड में ये मेल डोमिनेंट इसको स्पोर्ट्स समझा जाता है कि लोग वही खेलते हैं जो ज़्यादातर मेल मर्द हजरात होते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड भी है शिंदूर में, जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन हम इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम इस वक्त आपकी मुलाकात एक ऐसी फीमेल से करवा रहे हैं, एक ऐसी स्टूडेंट से करवा रहे हैं जो कि बजाय तो अंडर एज लगती हैं बट शी प्लेस प्रोफेशनल पोलो। और उन्होंने अभी जो अंडर 19 एज ग्रुप पोलो चैंपियनशिप हुई है उसमें मेल्स टीम के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो पोलो मैच खेली है जिसके विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उनसे हमने सोचा कि बात करवाई जाए, बिल्कुल बात करवाई जाए, मुलाकात भी करवाई जाए, क्योंकि अमल लड़कों के साथ खेलती हैं, इन एक्शन दिखाई दी हमके
अंदर अमल रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमल, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? खैरियत से? अमल, मुझे सबसे पहले ये बताएं, जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि ये मेल स्पोर्ट है, हमें लगता है कि ज़्यादातर मर्द हज़रात इसकी तरफ आते हैं, आपको कैसे शौक पैदा हुआ पोलो खेलने? बेसिकली सिंस आई वाज अ किड मैं पोलो ग्राउंड जा रही थी बिकॉज माय पेरेंट्स लाइक टू सी पोलो, और मेरे चाचा भी हैं वो भी खेलते हैं। तो मेरा एक्चुअली पैशन शुरू हुआ था हॉर्सेस से, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड राइडिंग, और उससे लाइक फिर तो पोलो मेरे लिए एक गिवन था, लाइक मुझे पता था कि मैंने खेलना है आगे। अच्छा, पहले हॉर्स राइडिंग का शौक हुआ, वो सीखी, उसके बाद आपने कहा कि अब आपने पोलो भी खेला? हॉर्स राइडिंग मैंने शुरू की थी जब मैं 4-5 इयर्स की थी, और फिर पोलो व्हेन आई वाज 12-13 इयर्स ओल्ड। अच्छा, 4-5 साल का बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है, तो उसमें आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, आप घोड़े को कंट्रोल करना आसान होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो भी शख्स प्रोफेशनल राइडिंग कर सकता है, हॉर्स राइडिंग कर सकता है, खास तौर पे अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, तो वो पोलो भी खेल सकता है? अगर जो राइडिंग कर सकता है वो पोलो खेल सकता है? हाँ जी, अगर आप, लेकिन आपकी राइडिंग स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और ऑब्वियसली पोलो क्योंकि आसान तो है नहीं, तो आपको उसके लिए एक पैशन चाहिए होता है। हर कोई जो राइडिंग करता है वो पोलो एज सच खेल नहीं सकता। अच्छा, ये बताएं ट्रेनिंग किस तरह की होती है, क्योंकि नॉर्मली जब आप फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करते हो एज कम्पेयर टू मेन, आपकी थोड़ी कम होती है फीमेल्स की, और सारा कुछ। ट्रेनिंग किस तरह की हुई, कितना टाइम ट्रेनिंग की कि आप पोलो भी खेल सको, हॉर्स को भी कंट्रोल कर सको? मैंने शुरू किया था, एक अकेडमी थी, डबल पोलो अकेडमी, तो उसमें मैंने शुरू किया था, और उन्होंने लाइक हमें सारी बेसिक्स सिखाई थी। उसके बाद में फिजिकली तो आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है, कंट्रोल और एक्स्ट्रा खाना पड़ता है, तो वो तो साथ में ही चलता है। ज़्यादा ख्याल अपना रखना पड़ता है कि अपने घोड़े का? दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने वैसे सुना है कि अपने ज़्यादा अपने हॉर्स का ख्याल रखना पड़ता है। खुद तो आप ट्रेनिंग लेते ही हो, आपको स्किल सीखनी होती है, आपको फोकस करना होता है। घोड़े की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि हर घोड़ा भी तो इसके लिए ट्रेन नहीं होता? ऑफ कोर्स, वो स्पेसिफिक पोलो पोनीज होते हैं जो खेलते हैं पोलो, और एक्चुअली जो पोलो में 80% ऑफ द स्पोर्ट्स प्लेड बाय द हॉर्स, ठीक है, तो वो बेसिकली वो आपके टीममेट होते हैं पोलो गेम में, तो उनकी तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और वो हमारे से तो अच्छा, अमल, जब हॉर्स राइडिंग करते हैं, ऑब्वियसली आप पोलो भी खेलती हैं, तो ट्रेनिंग हो, अभी फाइनल में हमने आपकी फुटेज में भी देखते आप गिरी, कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई चोट मेजर लगी हो जिससे आपको हुआ कि नहीं अब मैं नहीं खेल सकती, या लड़की हो के आपको फौरन से थोड़ा सा हो ही जाता है, सो कभी ऐसा पॉइंट आया? नॉट रियली, जैसे मुझे अभी कोई, अल्लाह का शुक्र है, कोई मेजर चोट अभी लगी नहीं है, लेकिन ये जो जैसे ये डेंजरस स्पोर्ट है तो मुझे पता है, और आप गिर भी सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरा पैशन है इसके लिए, तो जैसे पेरेंट्स को भी शौक है तो शायद वो उस तरह से मना भी नहीं करते। हाँ जी, वो मेरा पेरेंट्स का मेरा काफ़ी सपोर्ट है, तो वो भी मुझे पूरी बिगिनिंग से वो मुझे सपोर्ट करते हैं। एक वक्त होता था हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी पोलो दिखाई जाती थी, खासतौर पे आर्मी ग्राउंड्स के अंदर, अक्सर आर्मी में तो अब भी खैर इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन यूजुअली जो लोग हैं वो कम खेलते हैं, या महंगी स्पोर्ट भी इसको कह सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करते हैं? आने वाले वक्त में हम ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के पोलो प्लेयर्स जाएंगे और खेलेंगे? जी, अभी पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोलो टीम है एक, और हम जाते भी हैं बाहर, खेलते भी हैं, और अभी इन द पास्ट अंडर 19 की भी जो टीम थी वो थाईलैंड भी गई थी खेलने के लिए a few years back, तो है, और हमारे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं जो बाहर जाके भी खेलते हैं, और हम इंटरनेशनली भी खेलते हैं। तो आपका भी है इरादा कि कभी आप जा सकती हैं ऐसा? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ फीमेल्स की पोलो टीम हो? मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे, क्योंकि अभी इतने हैं नहीं कि पूरी टीम बन सके, लेकिन होपफुली इन फ्यूचर अगर 4-5 इकट्ठे हो गए तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान की वुमेन्स। अच्छा अमल, आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या गोल है, कि क्या किसके साथ खेलना है, कौन सी टीम के साथ जिसके साथ आपकी ख्वाहिश हो कि आप खेलो, कुछ अचीव करो? अब मेरा यही है कि गोल्स हैं कि मैंने बाहर जाके खेलना है, और मेरा ये भी एक गोल है कि हमारी होपफुली वुमेन्स पोलो टीम बने ताकि हम इंटरनेशनल फ्रंट पे खेलें, और बाहर जाके जरूर खेलिएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खेलिएगा। अक्सर हमारे लोग बाहर भी चले जाते हैं खेलने से। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर हम हॉर्सेस की बात करते हैं तो यूजुअली हमें मसला रहता है, हम बहुत सारे लोग जो शौक रखते हैं वो बाहर से घोड़े मंगवाते हैं, तो आपके पास एक तो खुद कितने हॉर्सेस हैं आपके अपने पास जिनसे आप खेलती हैं, नंबर 1, और क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं या फिर हमें मंगवाने पड़ते हैं जो प्रोफेशनली प्लेइंग? दोनों हो सकते हैं। मेरे पास 2 घोड़े हैं, एक अर्जेंटाइन मेयर है, और एक पाकिस्तान से है मेरा जो घोड़ा। The one you are riding right now on screen, ये इस मैच के अंदर? हाँ जी, मैंने वो खेला था। ठीक है, ये कौन सा घोड़ा ये मैं पूछ रहा हूँ जो मैच के अंदर आपके साथ? और जो मैच में मैंने खेला था वो पाकिस्तान वाला ही था। अच्छा, जी वो और लेकिन दोनों खेल सकते हैं। काफ़ी जो प्लेयर्स हैं वो अर्जेंटीना से भी अपने घोड़े मंगवाते हैं, और काफ़ी हैं जो मोना से भी अपने मंगवा लेते हैं।
कोई ऐसा पोलो प्लेयर जिसको आप आइडलाइज करती हो या जिसको आप फॉलो करती हो? जी, एक अर्जेंटाइन पोलो प्लेयर, उनका नाम अडोल्फो काम्बियासो है, ठीक है, तो उनको मैं काफ़ी आइडलाइज करती हूँ। वो सोचे जाते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग टाइम डबल नहीं हो जाता पोलो को लेकर? क्योंकि यूजुअली अगर आप एक एथलीट हैं, आपने दौड़ना है तो आप खुद उठेंगे, अपना स्टेमिना बनाएंगे, खुद दौड़ेंगे अपना, लेकिन इसमें आपने खुद भी ट्रेन होना है, अपना स्टेमिना भी बनाना है, देन अपने हॉर्स का भी बनाना है। जी, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? मतलब थक नहीं जाते आप करते हुए? हाँ खुद भी ट्रेन हो, घोड़े को भी ट्रेन जी जी, लेकिन वो फिर क्योंकि आप करते रहते हो, मैं लाइक 3-4 डेज जाती हूँ, ट्रेन करती हूँ, तो फिर आपका स्टेमिना होता बढ़ता जाता है, तो वो लाइक एक तौर से वो थोड़ा आसान होता रहता है। तो हम ये समझे कि बाकी सारी जो खेलें हैं उसकी निस्बत जो पोलो है इसमें आपको कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेमिना चाहिए होता है? जी, क्योंकि एज यू हैव टू प्ले द गेम एज वेल एंड यू हैव टू कंट्रोल द हॉर्स, तो इसमें आप काफ़ी जोर भी लगता है और स्टेमिना की भी ज़रूरत होती है। कि अपने घर में बहन भाइयों को चैलेंज करती है कि भाई अब मेरे साथ मैच लगाओ, मैं बताऊंगी, ऐसा होता है? एक्चुअली मेरी जो बहन है, मेरी एक छोटी बहन है, तो उसने शुरू की थी राइडिंग, लेकिन उसको इतना शौक नहीं। हम अगर घोड़े के हवाले से बात करें, इंटेलिजेंट एक एनिमल समझा जाता है, इसकी इंटेलिजेंस कितना काउंट करती है? और खास तौर पे जब आप हॉकी खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जो आपके सामने प्लेयर होता है, आप उसके माइंडसेट को भी रीड कर रहे होते हैं कि वो आपको कैसे टैकल करेगा, तो इसमें तो आपके सामने घोड़ा होता है। सो हाउ टेक्निकल इट इज, यू नो, व्हेन इट्स दो हॉर्सेस के बीच में एंड देन दो प्लेयर्स। हाँ जी, एक्चुअली जो बॉल होता है, जो घोड़ा होता है, वो खुद ही बॉल की तरफ भागता है। अच्छा, ठीक है जी, इसलिए काफी जो मैंने आपको बताया था, जी जी जी, इसलिए जो मैंने आपको बताया था कि 80% ऑफ द जो स्पोर्ट है वो घोड़ा ही खेलता है, क्योंकि उसको पता है बॉल है, मैंने उसकी तरफ भागना है। सही। तो वो अच्छा अमल, जो लड़कियां स्पेशली आप तरह की यंगस्टर्स जो हैं पोलो को एज अ स्पोर्ट अडॉप्ट करना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं और थोड़ी रिलक्टेंट हैं कि झिझक है उनके अंदर कि नहीं कर सकते, मेल डोमिनेंट स्पोर्ट, उनको क्या मैसेज देंगी हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका पैशन है और आपको इतनी पसंद है ये गेम, तो मैटर नहीं करना चाहिए कि यू नो इसमें कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि वो आपको मेहनत करनी है और उसकी वो ओवरकम हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो आपके मेल पार्टनर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं आपके साथ, उनकी ज़रा कैसी सपोर्ट है उनके हवाले से? जी, वो मेरी काफ़ी सपोर्ट है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और काफ़ी पोलो प्लेयर्स भी हैं जो लाहौर पोलो क्लब जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने भी खेला हुआ है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इफ देयर इज अ फीमेल, इफ देयर इज अ गर्ल, आपको किसी इस वक्त गांव में, देहात में देख रही हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों की खवातीन होती हैं नॉर्मली सख्त होती हैं, वहाँ पे ऐसे खेल खेले भी जाते हैं, हाईलाइट नहीं होते, वो अगर प्रोफेशनल पोलो खेलना चाहती हैं तो आप उनको कोई पाथ गाइड कर सकती हैं कि वो किस तरीके से प्रोफेशनल पोलो खेलें, क्या रास्ता अपनाएं कि वो हाईलाइट हो सके, सामने आ सके? पहले तो आपको अपनी राइडिंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि पोलो मैं खेल सकती हूँ या नहीं। तो सबसे पहले आपकी राइडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। राइडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके बाद आपका जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी अब हमने फुटेज में देखा आप गिरी थी, वो कैसे गिरी थी और चोट कैसे लगी आपको? मतलब कि आप कह रही थी आप डिजी फील कर रही थी? हाँ जी, बेसिकली क्या हुआ था कि बॉल मेरे सामने और एक और घोड़े के सामने आ रहा था, तो हम 3 लोग भाग रहे थे बॉल के पीछे, तो एट द लास्ट मोमेंट ना वो जो दूसरी टीम का जो एक लड़का था उसने वो टर्न कर लिया और मैंने उसको एंटिसिपेट नहीं किया, तो मेरा घोड़ा उसके अंदर जाके लगा, तो माय हॉर्स ट्रिप्ड, तो व्हेन इट ट्रिप्ड तो वो गिरा, फिर मैं भी गिरी, वो तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, एक इसमें बड़ी टेक्निकल बात आ जाती है जो भी मेरे माइंड में है कि इंसान तो गिरता है तो वो बता सकता है कि उसकी टखने में दर्द है, उसके पाँव में दर्द है, उसके सर पे लगी है, घोड़ा तो नहीं बता सकता। और आपके घोड़े का फिट होना गेम के अंदर बहुत जरूरी है, आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो हाउ यू पीपल गेट टू नो, घोड़ा गिर गया तो कैसे पता चलेगा कि फिजिकली फिट है और गेम में आगे कंटिन्यू कर सकता है? पहले वो हम उनको वॉक कराते ताकि देखते कि उनके लेग्स तो ठीक है, अगर वो नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, क्योंकि घोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, तो अगर वो वॉक नॉर्मली करे तो फिर वो ठीक है, अगर ऑब्वियसली लिम्प करे तो आपको पता चल जाता है अच्छा नहीं कोई मसला है। ठीक है, इसमें जो एनिमल होता है इसकी एज भी मैटर करती है घोड़े की, कि इस एज का होना चाहिए? हाँ जी, ऑब्वियसली अगर एक यंग हॉर्स होगा तो वो उतनी ज़्यादा देर खेल सकता है, अगर एक अगर 18-20 इयर्स का घोड़ा होगा जो ओल्ड कंसिडर किया जाता है, तो फिर वही होता है कि उसका हॉर्स की एज क्या होती है यूजुअली जो आप कहते हैं ये तगड़ा घोड़ा? 8 to 10 ईयर्स। अच्छा, एक और इसमें गवर्नमेंट के हवाले से है, क्योंकि हुकूमती सरपरस्ती बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर नहीं होती, जो लोग थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खेल लेते हैं, लेकिन लोग हुकूमत क्या करे इसके लिए? डू यू सजेस्ट एज अ प्लेयर कि गवर्नमेंट को इस तरीके से इस खेल को आगे सपोर्ट करना चाहिए, लाना चाहिए? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक्चुअली देखिए, जैसे अभी जो पोलो क्लब्स हैं उनके पास अपने घोड़े नहीं हैं, ठीक है, तो जो प्लेयर जो खेलना चाहे दे हैव टू हैव देयर ओन हॉर्सेस, तो वो मुश्किल होता है क्योंकि आपको एक गेम के लिए एटलीस्ट 3 to 4 हॉर्सेस चाहिए होते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली पोलो एक बहुत एक्सपेंसिव गेम भी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जी,
तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो एक बजट दे सकती है पोलो क्लब्स को ताकि वो अपने ओन घोड़े ले सके ताकि और ज़्यादा लोग खेल सकें और फिर उनकी मेंटेनेंस भी होगी, उसकी उस पे जो बजट्स होते हैं वो भी। अगर पोलो के अंदर हम मजीद एक्सेल करते हैं इंटरनेशनली, कितना आप समझती हैं कि पाकिस्तान को इसका, पाकिस्तान के इमेज को फ़ायदा हो सकता है अगर हम पोलो पे और आगे जाते हैं? और बहुत फ़ायदा हो सकता है क्योंकि हमारे प्लेयर्स एक्चुअली हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और अगर वो बाहर जाएँ तो आई फील कि हम असल में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में भी हमारे पास वक्त है तो बात कर लेते हैं। इसके अलावा क्या करती हैं आप? इसके अलावा मैं या एवरी टाइम यू थिंकिंग अबाउट द हॉर्सेस, वाचिंग द गेम एंड ऑल, ऐसे ही है? जी ऐसा ही है। मैंने काफ़ी देर के लिए फ्यू इयर्स बैक स्विमिंग भी शुरू की थी। जी, तो मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया था, लेकिन ऑब्वियसली पोलो की तरह मेरे उसमें इतना पैशन नहीं था तो वो मैंने कॉम्पिटिशन वो छोड़ दिए, लेकिन फिर भी मैं स्विमिंग का भी मुझे शौक है। टेंडेंसीज आपका झुकाव ज़्यादा स्पोर्ट्स की जाने भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो खेल कुछ और रहे होते हैं लेकिन बन कुछ और जाते हैं, तो आपने मुश्किल खेल चूज किया और उसी में आप आगे बढ़ रही हैं। चलें, दिस इज रियली ग्रेट। और एज वी सेड, जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं उनको कुछ कहिए, उनको कोई मैसेज भी दें तो इट्स अप टू यू, से देम, ताकि वो इनकरेज हो आपको देखकर। यू नो आप इंस्पिरेशनल है हमारे लिए। थैंक यू। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका एक पैशन है तो आप उसको परस्यू करें, ठीक है? आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि ये मुश्किल है या ऑब्स्टिकल्स कितने आते हैं, आप बस यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू सो मच अमन फॉर जॉइनिंग, वी आर सो प्राउड ऑफ यू और आप इसी तरह से एक्सेल करती रहें, इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसी नोट पे जी हमें ब्रेक लेना है। अमल रजा हमारे साथ थी, पोलो प्लेयर थी, बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट है नो डाउट, और उसमें एज ए गर्ल रिप्रेजेंट करेंगे। इसी नोट पर हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब प्रोग्राम हमारा क्लोजिंग की जानिब जा रहा है, लेकिन एक बहुत अहम शख्सियत के हवाले से हमने बात करनी है। हम बात कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिन्हें कायदे जमहूरियत भी कहा जाता है। 5 जनवरी को लाड़काना में पैदा हुए, आज उनकी सालगिरह है 1928, 5 जनवरी उनकी डेट ऑफ बर्थ है। बगल यूनिवर्सिटी से सियासियात की तालीम हासिल की, मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में तदरीस और सिंध हाई कोर्ट में वकालत से अपने करियर का आगाज़ किया। सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना के रुकन भी रहे और उसके बाद अयूब खान की काबीना में वज़ीर तिजारत, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर सनत और वज़ीर खारिजा भी रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की जाए तो 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को 1973 का मुत्तफ़िका आइन दिया। पाकिस्तान में बात की जाए तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन बनाया और 1977 के आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात के बाद अमन अमान की ख़राब सूरत हाल पर ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया और उन्हें सितंबर 1977 में नवाब अहमद खान के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। और 1978 की बात की जाए तो हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत का हुक्म दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और 4 अप्रैल 1978 को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। बिल्कुल, ये उनकी ज़िंदगी के हवाले से एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने रखा। रोटी, कपड़ा और मकान की बात सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की और उन्होंने सबसे पहले कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। इसके अलावा कश्मीर के ऊपर ये आप सिक्योरिटी काउंसिल के आप मनाजिर देख सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बड़ा लाउड एंड क्लियर उनका स्टैंस रहा, बड़ा एग्रेसिव स्टैंस भी रहा। उसके अलावा बैनुल-अक़वामी जो लीडरशिप थी, ख़ासतौर पर जो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप थी, OIC की हम बात करें, उसको यूनाइट करने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और उस वक्त पाकिस्तान एक महवर व मरकज़ था, हम अगर तमाम सिफारती सरगर्मियों की बात करते हैं, और एक बहुत अहम जमहूरी लीडर के हवाले से इनको जाना जाता है। और ये भी आपको बताएं कि चूंकि पीपल्स पार्टी की बुनियाद इन्होंने रखी थी और ताकत का सरचश्मा अवाम है के नारे की बुनियाद पर उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, तो उसी बेस के ऊपर आज तक इनकी खिदमात को याद किया जाता है। और पीपल्स पार्टी बेसिक अपने मैनिफेस्टो को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मैनिफेस्टो क्लेम करती है, लेकिन मौजूदा पीपल्स पार्टी के हवाले से जो पुराने कुछ पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं या जियाले हैं, वो इस वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते आते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी अपने उस मैनिफेस्टो पे कायम नहीं रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मरने के बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो पाकिस्तान की पहली और दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड की पहली खातून वज़ीर आज़म भी बनी और उसके बाद भी पीपल्स पार्टी बरसिर इक़्तिदार आती रही, 2 बार वो वज़ीर आज़म। बिल्कुल, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की बात करें तो कमरुज़्ज़मान कारा साहब की आज सालगिरह है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ बिल्कुल, आज हम उनको भी बर्थडे विश करते हैं। पीपल्स पार्टी के बड़े अहम, He's a very nice human. हाँ एग्जैक्टली, एज अ ह्यूमन ही इज वेरी नाइस पर्सन।
पर्सन और एज ए लीडर भी उनकी बहुत वर्थ है पॉलिटिकल पार्टी में। ओवरऑल इनको बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। आज इनकी भी बर्थडे है तो हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कमरुज़्ज़मान कारा साहब को भी बर्थडे विश करते हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अब उसके अलावा ये जो उमूर कश्मीर है उसकी भी वजारत इनके पास रही, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के हवाले से। और अब आपने जैसा कि बताया पंजाब में बहुत अहम इनका किरदार है, लाला मूसा से इनका ताल्लुक़ है और सीनियर वज़ीर के तौर पर भी और सीनियर रहनुमा के तौर पर भी ये कैंपेन की कुछ पिक्चर्स हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की। अगर आप कायरा साहब हमें देख रहे हैं, और ये बड़ी वोकल शख्सियत हैं, हमारे टॉक शोज़ की बड़ी जीनत हम अगर कहें कायरा साहब, और बड़ी मुनासिब बात करने वाली शख्सियत है। जब भी बात करते हैं टॉक शोज़ के अंदर दलील के साथ अच्छी बात करते हैं और धीमे लहजे के रहनुमा समझे जाते हैं। बहुत कम मैंने देखा कि कायरा साहब भी टॉक शोज़ में एग्रेसिव हुए हों। सो हैप्पी बर्थडे कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। इट्स अ पीपल्स पार्टीज डे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और कायरा साहब का एक ही दिन बर्थडे है, तो हम दोनों शख्सियात को आज हम विश कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और हेल्थ एंड फिटनेस की। और हेल्थ एंड फिटनेस में आज क्या है देखते हैं, सना हमायूं में क्या बताने वाली हैं, देखते हैं हेल्थ एंड फिटनेस। और योगा के एक और सेशन के साथ आपको हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में खुशामदीद कहती हूँ। अब तक के जो भी हमने योगा सेशंस किए उसमें आपको योगा के फिजिकल बेनिफिट्स तो मैंने बहुत बता दिए, लेकिन योगा के सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स ही नहीं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। जब ज़िंदगी में हम पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वी हैव टू थिंक अ लॉट और किसी न किसी मसले में हम फंस जाते हैं और हमारी जो मूवमेंट होती है लाइफ की, बॉडी की, वो कम से कम हो जाती है। तो ऐसे मौके पर भी योगा आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो आज मैं आपको जो सेशन बता रही हूँ, सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेंगे वार्म अप सेशन से, फिर सॉफ्ट योगा फ्लो मूवमेंट मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपका जो क्राउन चक्रा है, जिसको हम स्पिरिचुअल चक्रा कहते हैं, जिसका ऑरा पर्पल होता है, उसको हम एक्टिवेट करेंगे। और उसके बाद हम सुख आसना अचीव करेंगे, जिसमें आपको गाइडेड मेडिटेशन दूंगी जो कि क्राउन चक्रा के लिए होगी। लेकिन जब घरों में आपने इस सेशन को ट्राई करना है तो एक तो उसमें आपने फ्लो में अगर आप मज़ीद चाहें तो उसमें अपनी बॉडी के हिसाब से मूवमेंट्स ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वो जो मेडिटेशन का दौरानिया होगा उसे आपने ज़रूर तवील रखना है। वार्म अप हमारा हो गया है और अब हम अपनी सॉफ्ट योगा मूवमेंट्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम एक प्रोलॉन्ग्ड मेडिटेशन सेशन एक पोज़ है, ये भी एक योगी पोज़ कहलाता है। जो योगा मूवमेंट्स आज मैंने आपको कराई हैं उससे आपका ये जो लेग्स का पोस्चर है इसको अचीव करने में आपको हेल्प आउट होगी। तो ये पोस्चर अचीव करने से पहले आप सॉफ्ट लेग मूवमेंट, स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नाउ जब हम क्राउन चक्रा की मेडिटेशन करते हैं तो वो मेडिटेशन कंपैरेटिवली और मेडिटेशंस के मुकाबले में इट्स मच लॉन्गर, ज़्यादा तवील होती है। तो जब आपने ये सुख आसना अचीव कर लिया तो अब आप इसमें मेडिटेशन में जाएंगे, जिसमें आप अपने हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं और अपने हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं। सो देयर आर 2 ऑप्शंस। सो आई विल गो फर्स्ट विद दिस।
आपने देखा सना हमायूं हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से हमें आगाह कर रही थी। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम क्लोज करें, आज पोल तो हमने रखा नहीं था, लेकिन क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे। और क्रिकेट के हवाले से दिल दुख गया मेरा। इस वक्त 659 सिर्फ 659 रन बनाए न्यूजीलैंड की टीम ने हमारे 297 रन के जवाब में। और ताज़ा तरीन इतलात ये भी आ रही हैं, जो मेरे सामने स्कोर मौजूद है उसके मुताबिक 3 रन पे एक खिलाड़ी पाकिस्तान का आउट भी हो चुका है ये मैच। और अभी तकरीबन 359 रन मजीद चाहिए हमें इस मैच, इस लीड को ख़त्म करने के लिए जो हमें मिली है। सो हालात ख़राब आई मस्ट से आराम है। अच्छा जी, अभी हम अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए एज यूजुअल हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं एक्सप्रेसो के, आप वहाँ फीडबैक दें। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है किस तरह का शो करें। कुछ आप चाहते हैं चेंज आए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह ने के बानो मेहरबान।